अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिज़िक्स का डिटेल लेक्चर सीरीज़ चल रही है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक फ्लूइड की क्या खसूसियात हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये हमारा है फ्लूइड स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। इससे प्रीवियस 4 लेक्चर्स के अंदर हमने हमारा पास्कल्स लॉ देखा, हमने प्रेशर के हवाले से देखा कि फ्लूइड के अंदर प्रेशर किस तरह से वेरी करता है। फिर हमने देखा कि हमारे पास अपथ्रस्ट क्या होता है, बॉयंसी क्या होती है, अपेरेंट वेट क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, और फाइनली फ्लोटेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि कोई भी चीज़ कब तैरती है और कब डूब जाती है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन्हीं 4 लेक्चर के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ अच्छे सवालों पे मुश्तमिल है। आप बच्चों की तरफ से ये फरमाइश आ रही थी, सर हमने थ्योरी तो बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ी है लेकिन जो उसके क्वेश्चन है ना वो हमसे नहीं बन रहे। तो आज का लेक्चर उन्हीं क्वेश्चंस के नाम जो हमने पीछे 4 लेक्चर के अंदर अपनी थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा वो थ्योरी रिवाइज कर देता हूँ, 5-10 मिनट लगेंगे और उसके बाद हम बारी बारी क्वेश्चंस लेते जाएंगे और उसके अंदर इंप्लीमेंट करते जाएंगे अपनी थ्योरी को। ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो बच्चे, हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था फ्लूइड स्टैटिक्स का, वो हमने यहाँ से किया था कि सबसे पहले हमने ये चीज़ समझी थी कि फ्लूइड्स होते क्या हैं। हमने देखा था हर वो चीज़ जो बहे, फ्लो करे, वो फ्लूइड कहलाती है। अब इसमें 2 आती हैं चीज़ें, एक लिक्विड होती है और एक गैस है। 2 स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसी हैं जो फ्लो करती हैं, बहती है, एक लिक्विड है और एक गैस है। फिर मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर हमने ज़्यादातर जो बात करनी है वो लिक्विड्स को लेके करनी है। तो आपके जहन में जहां भी फ्लूइड्स आए आपको पता चल जाना चाहिए यहां किसकी बात हो रही है, लिक्विड की हो रही है, ऑल्दो कि गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड्स। ठीक है, अच्छा फिर हमने ये बात कही कि हमारे पास कोई भी जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, और प्रेशर का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया कि प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कोई एक फ्लूइड मौजूद है, लेट्स से इस तरीके से हमारे पास कोई एक मौजूद है फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, मान लो ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे यहां से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, यहां से भी एक्सर्ट हो रहा होगा, यहां से भी एक्सर्ट हो रहा होगा और यहां से भी, मतलब हर तरफ से इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। और जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसको हमने क्या नाम दिया, किस तरह डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या थी हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ साथ हमने ये बात भी देखी कि हमारे पास जो ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर है। सर आइसोट्रोपिक से क्या मुराद है कि सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये चीज़ें हम रिवाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस लेक्चर के अंदर जो 8-10 सवाल देखने हैं उनमें ये सब चीज़ें दोबारा से आ रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए गो थ्रू कर रहे हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ऊपर से नीचे की तरफ भी प्रेशर लग रहा है, नीचे से ऊपर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी, यहाँ भी, सीधे हाथ की तरफ भी, उल्टे हाथ की तरफ भी, ये सब एक बराबर है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे लगने वाला यहाँ वाला प्रेशर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2, मतलब प्रेशर कैसा है, एक बराबर है। यही वजह है कि आपके पास जो स्टैटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर हमने ये बात की थी कि आपके पास जो नेट फोर्स होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो 0 होती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर प्रेशर हर तरफ से एक ही जितना लगेगा तो नेट इफेक्ट फोर्स का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे भैया नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स को काट देगी, इधर वाली इधर को कैंसिल, यहाँ वाली यहाँ को, यहाँ वाली यहाँ को। तो स्टैटिक फ्लूइड की पहचान क्या होती है कि उसमें नेट फोर्स कैसी लग रही होती है, 0 लग रही होती है। ठीक है, अच्छा फिर हमने बात की थी कि हमारे पास एक फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आगे चल के हम कई जगह पे मास कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम भी कर रहे होंगे, तो ये बात भी हमें समझ में आती है, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। ठीक है, बेहतरीन है। अच्छा फिर हमने ये बात की थी
कि हमारे पास जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, मान लो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, ये मान लो मेरा बेटा एक कंटेनर है, ऑब्जेक्ट के बगैर ही समझ लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट गया, ये मान लो मेरा बेटा एक कंटेनर है। हमने ये बात की थी कि जनाबे वाला इसके ऊपर अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का प्रेशर अगर P नॉट है तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो होगा P नॉट प्लस रो जी एच, यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए जो प्रेशर है वो बेसिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर में चेंज कितना आएगा, रो जी एच के बराबर चेंज आएगा। रो से क्या मुराद है भाई, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, या आसान भाषा में समझना है तो ऐसे समझ लो कि आपके पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या मास है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो भी मास है वो बेसिकली उसकी क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हुए प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, रो जी एच, ठीक है। रो क्या हो गया, इस फ्लूइड की डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच से मुराद ऊपर से नीचे आते हुए आपने डिस्टेंस कितना कवर किया। अच्छा, आप किताब पढ़ोगे तो किताब में यहां पे आपको नेगेटिव साइन डिफरेंट टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे परेशान नहीं होना, वो सिर्फ ये बता रहा होता है कि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो प्रेशर बेसिकली क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है। ये बात तो हमें वैसे ही पता चल रही है भाई, यहाँ P नॉट है, यहाँ P नॉट प्लस रो जी एच हो गया, तो ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ आती है बात की, ठीक है। अच्छा फिर जनाब हमने एक और चीज ये देखी थी कि अगर आपके पास कोई भी फ्लूइड है और आप उस फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबोते हो, मतलब ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को एक टब लूं, टब के अंदर पानी लूं, मार्कर को बिल्कुल टब की तह में ले जाऊं, बॉटम पे ले जाऊं और छोड़ दूं, तो मार्कर को मैं देखूंगा, मार्कर वापस कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड कोई फोर्स लगा रहा है मार्कर के ऊपर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इस फोर्स को हमने नाम दिया था अपथ्रस्ट का। अपथ्रस्ट क्या था भाई, अपथ्रस्ट वो ताकत थी जो फ्लूइड किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है ताकि उसे फ्लोट करा सके, ताकि उसे ऊपर ला सके। आप किसी भी चीज को डुबोने की कोशिश करते हो तो वो ऊपर पानी उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, पानी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, तो वो डुबोने को जो चीज रेजिस्ट करती है उसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट। इसी अपथ्रस्ट की वजह से आपके समंदर में जहाज तैर रहे होते हैं, आपकी लाइफ जैकेट्स काम करती हैं और आप समंदर में डूबने से बच जाते हो, ठीक है। अपथ्रस्ट क्या है, एक फोर्स जो फ्लूइड ने एग्जर्ट करी, कहां पे, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये मान लो भाई हमारा कंटेनर आ गया वापस, ठीक है, और जनाबे वाला इस कंटेनर के अंदर हमने ये बात की थी कि हमारे पास ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स लग रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज द अपथ्रस्ट, और दूसरी फोर्स लग रही है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही जो अपथ्रस्ट होती है इसको हम बॉयंसी का नाम भी देते हैं और इसी को बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। और हमने ये देखा था कि ये जो अपथ्रस्ट होता है जिसको आप बॉयंसी कह रहे हो या बॉयंट फोर्स कह रहे हो, ये बराबर होता है रो जी वी के। रो से क्या मुराद थी भैया, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जाहिर है अपथ्रस्ट किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वी से मुराद थी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास मेरा बच्चा कितना सॉलिड जो है वो इमर्स हुआ है। इसकी मिसाल ऐसे ले लो, जैसे अगर मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, भाई सिलेंडर होता है ना, जैसे मेरी पानी की बोतल है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 20 मीटर क्यूब है, मिसाल दे रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। मान लो इसका वॉल्यूम कितना है, 20 मीटर क्यूब। जाहिर है अगर मैं इसके 4 हिस्से करूं, एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा 5 मीटर क्यूब का होगा। भाई अगर पूरा 20 मीटर क्यूब है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा और बाकी 5 होगा। तो अगर मैं इसको 5 मीटर क्यूब डुबोता हूं तो यहां पे v की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। इस v से मुराद टोटल वॉल्यूम नहीं है, इस v से मुराद क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। ठीक हो गया। तो हमने ये चीज देखी कि आपका जो अपथ्रस्ट है ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पहले पूरा बाहर है तो उस पर अपथ्रस्ट 0 लग रहा होगा,
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अंदर जाना शुरू होगा उसका वॉल्यूम इमर्स बढ़ना शुरू होगा। जाहिर है जितना अंदर जाएगा इमर्स वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अब थ्रस्ट उतना क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में ये एग्जांपल दी थी कि जब आप कोई भी शिप, जो समुद्री जहाज होता है, उसे हम लॉन्च करते हैं समंदर के अंदर, तो स्टार्ट में वो बिल्कुल सरफेस से ऊपर होता है, मतलब एकदम से तो नहीं अंदर घुस जाता ना। पहले स्टार्ट में बिल्कुल टाइम t इक्वल 0 पे वो सरफेस के जस्ट ऊपर है, तब अब थ्रस्ट 0 है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो कहां जाता है, नीचे जाता है। अब जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसका वेट उसे कहां बुला रहा है, नीचे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है तो जो वॉल्यूम उसका पानी में इमर्स हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब थ्रस्ट भी ऊपर से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो पानी उस पर अब थ्रस्ट लगा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। समंदर में जहाज कब तक अंदर जाता रहेगा, जब तक के अब थ्रस्ट वेट के बराबर ना हो जाए। पॉइंट समझ आ गया भाई। वो अंदर जाता क्यों है, शुरू में तो बाहर ही होता है ना भाई। ऐसे डॉक से जब वो लॉन्च किया जाएगा तो शुरू में तो बाहर है, फिर वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाता है, तो उसका वॉल्यूम इमर्स बढ़ता जाता है, अब थ्रस्ट बढ़ता जाता है। एक टाइम आता है जब अब थ्रस्ट और वेट आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब आपके पास वो मजीद अंदर जाना बंद हो जाता है और वहां पर आपका समंदर में आपको वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये देखा था हमारे पास एक साहब थे जिनका नाम था आर्किमेडिस। ठीक है, आर्किमेडिस का पूरा लेक्चर था, लेक्चर 3, जिसमें मैंने आपको उसकी कहानी भी सुनाई थी। ठीक है, आखिर के अंदर तो आर्किमेडिस ने ये सबसे पहले बताया था कि किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर जितना सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स होगा उतना ही वो जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस होगा। क्या मतलब, समझना जरा। मान लो अगर ये मेरे पास 2 मीटर क्यूब है, गौर से सुनना। अगर ये सिलेंडर मेरे पास 2 मीटर क्यूब का है, इसको मैं पानी के अंदर पूरा डिबो देता हूं, इसको मैं पानी में पूरा डिबो देता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं मैंने कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स किया, 2 मीटर क्यूब। अरे भैया ये पूरा कितना था, 2 मीटर क्यूब का था, तो मैंने पूरे को अंदर डिबो दिया, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स कितना, इमर्स मतलब होता है डिबोना, सबमर्ज करना। कितना सबमर्ज किया भाई, 2 मीटर क्यूब। तो जो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होने का मतलब होता है अपनी जगह से आगे पीछे होना, अपनी जगह छोड़ देना। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा लिक्विड का या फ्लूइड का, फ्लूइड गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, 2 मीटर क्यूब। मतलब जितना सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स होगा फ्लूइड में, एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से। डिस्प्लेस मतलब जगह छोड़ना, ताकि आने वाले सॉलिड की जगह बनाई जा सके। तो इसने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो हमने जो हमारा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला था उसको हमने इस तरह बना लिया, रो जी वी के बराबर। ठीक है, रो क्या था, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, लिख भी देते हैं यहां पे, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स। और अभी हमने पढ़ा आर्किमेडिस प्रिंसिपल में कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है। भैया जितना सॉलिड का वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही तो वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा, तो ये और ये बराबर होगा, लिख दिया। अगर मैं रो को वी से मल्टीप्लाई करूं तो रो इंटू वी क्या होता है, मास के बराबर होता है। यानी कि ये आपको मिल गया मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जब आप इस सिलेंडर को पानी के अंदर डालोगे तो पानी का कुछ ना कुछ मास जो है, वॉल्यूम जो है, वो आगे पीछे होगा। कितना वॉल्यूम आगे पीछे हुआ है उसका मास यहां पे आ रहा है। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाया, फ्लूइड में दाखिल किया, तो उसकी अंदर जाने की वजह से कुछ ना कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ। कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका मास ये रहा। मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा बेटा, वेट के बराबर होता है। पॉइंट समझ आ गया, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो अब थ्रस्ट किसके बराबर आ रहा है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। ये है आर्किमेडिस प्रिंसिपल। आर्किमेडिस प्रिंसिपल आसान तरीन भाषा में क्या कहता है, गौर से सुनना, अच्छे से सुनना। आसान तरीन जबान में आर्किमेडिस प्रिंसिपल ये कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फ्लूइड में डालते हो, भले पूरा डिबो दो, भले आधा डिबो, आधा ऊपर रखो, जैसे भी, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फ्लूइड में डालते हो, फ्लूइड चाहे लिक्विड हो, चाहे एयर हो, चाहे गैस हो, ठीक है, लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है, एयर गैस ही है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपथ्रस्ट लगता है, यानी कि जो फ्लूइड उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो बराबर होगी उस
फ्लूइड के वेट के जो उसने डिस्प्लेस किया था। आसान करके समझो। देखो ये सिलेंडर था, जैसे ही मैं इसे फ्लूइड में डालूंगा तो कुछ ना कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट है उसके बराबर अब थ्रस्ट लग रहा होगा इसके ऊपर। फिर सुनो, समुद्री जहाज था, उस समुद्री जहाज को जैसे ही आपने लॉन्च किया तो समुद्री जहाज अंदर जा रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया। अंदर कब तक जाएगा? जब तक कि अब थ्रस्ट और वेट बराबर ना हो जाए। समुद्री जहाज अंदर जा रहा है, जब अंदर जा रहा है, पानी के अंदर जा रहा है सेटल होने के लिए, तो कुछ ना कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर अब थ्रस्ट कहां पे कर रहा होगा? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यही वजह है कि आप चाह रहे होते हो जिन चीजों को फ्लोट कराना, तो आप उनकी शेप ऐसी बनाते हो कि ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो। जितना ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका वेट उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वेट होगा अब थ्रस्ट उतना ज्यादा होगा। यही वजह है कि अगर आप एक आयरन की बॉल बनाओ, उसको समंदर में डालो, वो डूब जाएगी। लेकिन अगर आप उसी आयरन की बॉल का एक जहाज बना लो, शिप बना लो, जाहिर है इतना बड़ा कार्गो शिप नहीं बनेगा, लेकिन जितना भी बड़ा बनता है शिप बना लो, वो तैरता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेस बड़ी हो गई तो वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा। जब वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा तो उसका वेट ज्यादा होगा पानी का जो डिस्प्लेस हुआ है। तो अल्टीमेटली वेट ऑफ द फ्लूइड बराबर होता है किसके? अब थ्रस्ट के। ज्यादा फोर्स लगेगी, वो उसका वेट सपोर्ट कर लेगा। ठीक है भैया? अच्छा, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। फिर हमने इसी के अंदर पढ़ा था मेरा बेटा हमारे लॉज ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन के कवानीन, कि कोई भी चीज तैरती क्यों है और कोई भी चीज डूबती क्यों है। अच्छा, वो क्या होता है? इतना हिस्सा जल्दी से रिवाइज कर लो। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा तेज लेके चल रहा हूं, तो बच्चे ये हम छोटी छोटी ना चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जाने के लिए बेसिकली। तो अगर आपने इसमें से किसी भी चीज़ का डिटेल लेक्चर देखना है तो मैंने वो बहुत तसल्ली से और बहुत तफसील से पढ़ाया हुआ है। आप सिर्फ जाके लिखना फ्लूइड स्टैटिक्स 03, तो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूरा मिलेगा। फ्लूइड स्टैटिक्स 04, तो ये जो मैं अभी फ्लोटेशन के कानून पढ़ा रहा हूं ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे, अब हमारे पास जो हमारे लॉज ऑफ फ्लोटेशन थे ना, वो बेसिकली क्या थे? ये भाई साहब, अगर हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये मान लीजिए हमारे पास एक फ्लूइड है। अच्छा, अभी जाहिर है हम स्टैटिक फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा फ्लूइड जो है ना वो मूव नहीं कर रहा। अभी आगे जब फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर फिर फ्लूइड मूव भी करेगा, फिर वहाँ टर्बुलेंस आएगी, सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तसल्ली से पढ़ेंगे। ये मान लो हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो भाई साहब ये जो ऑब्जेक्ट है हमें पता है कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? एक अपथ्रस्ट लग रहा है जो कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, और एक वेट लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। कहां एक्ट कर रही है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब फ्लोट का मायना क्या होता है? तैरना। दो ताकतें लग रही हैं, दो फोर्सेस है, एक इसे ऊपर भेज रही है, एक इसे नीचे भेज रही है। सिंपल सी बात है, अगर नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी तो ये डूब जाएगा, अगर ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी तो ये फ्लोट करेगा। अगर ये दोनों बराबर होगी तो जहां था वहीं रहेगा। मतलब अज्यूम कर लो आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रेस्ट से रिलीज किया। आप एक ऑब्जेक्ट को, ये मार्कर है, समझा, एक टब में आपने पानी लिया, इस मार्कर को आप ऐसे ऊपर से नीचे लेके गए, जब आधे टब पे पहुंचे तब आपने इसे रेस्ट से रिलीज कर दिया। अब ये वो समझ लो कंडीशन है, दो फोर्सेस लग रही हैं, अप थ्रस्ट जो कि इसे ऊपर ले जाना चाहती है, वेट जो इसे नीचे लाना चाहती है। अगर तो अप थ्रस्ट ज्यादा है तो ऊपर जाएगा। कब तक ऊपर जाता रहेगा? जब तक कि अप थ्रस्ट और वेट बराबर ना हो जाए। ऊपर जाएगा, समंदर के सरफेस से बाहर आएगा, पानी के सरफेस से बाहर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी के सरफेस से ऊपर जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स कम होता जाएगा, तो अप थ्रस्ट कम होगा। जब तक अप थ्रस्ट और वेट बराबर नहीं होगा तब तक ये ऊपर बाहर आता रहेगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे वेट ज्यादा होगा तो ये नीचे जाएगा और बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा। और अगर जिस पॉइंट पे आपने इसे रेस्ट से रिलीज किया है, अप थ्रस्ट और वेट बराबर होगा, ये यहीं पे रहेगा, ना ऊपर जाएगा और ना नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी मछलियां होती हैं, फिश, या सबमरीन होती है। सबमरीन समंदर के अंदर एक कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रही होती है, तो वो इसी फिनोमेना की बेस पे कर रही होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर अप थ्रस्ट और वेट बराबर कर देंगे तो यहीं पे रहेगा ये, फिर ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक हो गया? तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो फ्लोट करती है, मान लो अगर यहां पे कोई चीज फ्लोट कर रही है, तो ये फ्लोट कब करती है? जब इसका अप थ्रस्ट और वेट आपस में क्या होता है? बराबर होता है। भाई देखो, स्टार्ट में तो अप थ्रस्ट वेट से ज्यादा होता है। भाई अगर मैं इसको यहां पे छोड़ दूंगा,
जाहिर है अब थ्रस्ट वेट से ज्यादा होगा तभी ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर कब तक जाता रहेगा, जब तक के अब थ्रस्ट और वेट बराबर ना हो जाए। देखो ऐसे समझो, सपोज करो ये मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, ये पूरा ऐसे डूबा हुआ है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब, ठीक है। अभी आपके पास अब थ्रस्ट ज्यादा है, अब थ्रस्ट लग रहा है, वेट लग रहा है। अभी मान लो अब थ्रस्ट ज्यादा है, वेट कम है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, मान लो ये ऊपर आ गया, अब ये ऊपर इस तरह से आ गया कि आपके पास समंदर के अंदर जो है ना सिर्फ 6 मीटर क्यूब है और समंदर के बाहर कितना है, 2 मीटर क्यूब है। गौर से सुनना, ये एक सिलेंडर था जो पहले पूरा फुली सबमर्ज था, पूरा समंदर के अंदर था। तो इसके ऊपर एक अब थ्रस्ट लग रहा था और एक वेट था। मैंने कहा अब थ्रस्ट ज्यादा है, वेट कम है, तो अल्टीमेटली ये भाई साहब कहां आएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समंदर से बाहर निकलेंगे, समंदर या जो भी फ्लूइड है उससे बाहर आएंगे। कितना बाहर आया, मान लो 2 मीटर क्यूब बाहर आया। मैं ये कह रहा हूं जब ये 2 मीटर क्यूब बाहर आएगा तो इसके ऊपर जो अब थ्रस्ट एक्ट कर रहा होगा वो पहले से कम हो जाएगा। क्यों भाई साहब, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वी रो जी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। भाई जब 2 मीटर क्यूब बाहर आ गया तो अब इमर्स वॉल्यूम कितना रह गया, 6 मीटर क्यूब। तो अब थ्रस्ट कम हो गया, वेट तो उतना ही है ना जितना पहले था, वेट तो चेंज नहीं हुआ। तो ये कब तक बाहर आता रहेगा, जब तक के अब थ्रस्ट और वेट बराबर ना हो जाए। यहीं पे अगर अब थ्रस्ट वेट बराबर होगा तो यहीं पे रहेगा और ऐसे फ्लोट करेगा। ये वजह है कि कुछ चीजें पूरी डूबी हुई होती हैं, कुछ चीजें पार्शियल डूबी हुई होती हैं, लेकिन वो तैर रही होती हैं। समझ आती है, इसके भी न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को तैराना है आपने सरफेस पे, तो वो जो फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है उसका जो वेट है वो इसके अपने वेट के बराबर होना चाहिए। ये लिखा हुआ है U शुड बी इक्वल टू W। अब थ्रस्ट और वेट बराबर होना चाहिए। स्टार्ट में अब थ्रस्ट वेट से ज्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा। कब तक ऊपर आएगा, जब तक कि U और W बराबर ना हो जाए, ठीक है। और मैंने अभी कहा क्या, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराना है तो फ्लोट कब करेगा, जब नीचे वाली ऊपर वाली फोर्स बराबर हो। नीचे वाली फोर्स कौन सी है, ऑब्जेक्ट का अपना वेट है। ऊपर वाली फोर्स कौन सी है, अब थ्रस्ट है। और अब थ्रस्ट किसके बराबर है, उस फ्लूइड के वेट के बराबर है जो इसने डिस्प्लेस किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, जब वो उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करे, वो उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करे जिसका वेट ऑब्जेक्ट के अपने वेट के बराबर है। तो ऑब्जेक्ट का अपना वेट फ्लूइड के डिस्प्लेस्ड वेट से बराबर होना चाहिए, जो कि अब थ्रस्ट है। तो अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आती है और ये हमने रिवाइज भी कर ली। अब यहां पे हमारे जहन में क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास ऐसा होता ही क्यों है कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता है और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है। एक नेचुरल क्वेश्चन आता है ना, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई दो फोर्सेस है, एक अब थ्रस्ट लग रहा है, एक वेट लग रहा है। अब थ्रस्ट ऊपर लेकर आ रहा है, वेट नीचे लेके जा रहा है, समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन नेचुरली जहन में ये आता है कि ऐसा होता ही क्यों है कि वेट ज्यादा है या अब थ्रस्ट ज्यादा है। ये कौन तय करता है कि किस ऑब्जेक्ट के केस में अब थ्रस्ट कम होगा, किस ऑब्जेक्ट के केस में अब थ्रस्ट ज्यादा होगा। नेचुरल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक तो तरीका मैंने बता दिया कि आप उसकी शेप वगैरह चेंज कर लो, और क्या तरीका हो सकता है। देखो मेरा बेटा, जो आपका अब थ्रस्ट है वी रो जी नजर आ रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे। इसी तरह जो वेट है ऑब्जेक्ट का, जो वेट है, देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। m से मुराद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा रो एस इंटू वी एस इंटू जी। मास को ओपन कर दिया, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये बराबर है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। डिपेंड किस पे कर रहा है, चेक करो, डेंसिटी पे। और ये लिक्विड है यहां पे, ठीक है। अब थ्रस्ट जाहिर है लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। तो ये जो डेंसिटी होती है ना मेरा बेटा, ये तय करती है कि कौन सी चीज ऊपर जाएगी और कौन सी चीज नीचे जाएगी। आपको मिसाल से समझाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा बेटा, हमारे पास जो पानी है, जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी हमारे पास होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गौर से समझना, बिल्कुल दिमाग को ना खाली करके समझो, ठीक है। पानी की डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब का अगर क्यूब है, क्यूब क्या होता है भाई, ऐसी चीज होती है, ठीक है, 3 डायमेंशनल। अगर 1 मीटर क्यूब का क्यूब है, 1 मीटर क्यूब के क्यूब से मुराद क्या है, इसकी
हाइट भी 1 मीटर है, इसकी ये विड्थ भी 1 मीटर है, इसकी ये लेंथ भी कितनी है 1 मीटर, इसे हम यूनिट क्यूब भी कहते हैं। अगर पानी का यूनिट क्यूब बनाया जाए तो उसका मास कितना है 1000 किलोग्राम। ठीक है भैया। अगर मैं इसकी डेंसिटी का वेट निकालूं, भाई 1 मीटर क्यूब, अगर ये पानी है मिसाल के तौर पे, ये पानी का क्यूब है, आपको पता चल गया 1 मीटर क्यूब का जो ऐसे ब्लॉक है इसका मास कितना है 1000 किलोग्राम। जाहिर है जो भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है उसका वेट भी होता है। वेट कैसे निकालते हैं? मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो अगर मैं वेट निकालूं तो ये बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी कि क्या सीखा आपने? ये जो पानी का 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक है इसका वजन कितना आ रहा है? 10,000 न्यूटन का वजन है। 10,000 न्यूटन का वजन है। सही है? समझना आप जरा, समझना यहां पे जरा। ये मान लो हमारे पास कंटेनर है भाई साहब, ये कंटेनर है। गौर से सुनना बच्चे, अगर ये समझ गए तो अभी आगे सबसे पहले जो मैंने 3 न्यूमेरिकल कराने हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे बेस कर रहा है। ठीक है। ये मान लो एक कंटेनर है मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। गौर से सुनना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे लाके डुबा देता हूं, पूरा डुबो दिया, पूरा डुबोने का मतलब 1 मीटर क्यूब पूरा पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर। जब मैं 1 मीटर क्यूब डुबोऊंगा तो जाहिर है इसके ऊपर कोई अब थ्रस्ट लग रहा होगा और इसका खुद का वेट कहां एक कर रहा होगा? डाउनवर्ड। सिंपल बात है। अब थ्रस्ट जो लग रहा होगा अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है, ये पानी है H2O, ये पानी है मेरे पास। ठीक है। अब थ्रस्ट लग रहा होगा, फॉर्मूला क्या है? V rho G। V से मुराद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। जाहिर है 1 मीटर क्यूब का सॉलिड था, पूरा डिबो दिया तो 1 मीटर क्यूब ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, तो ये हो गया 1। डेंसिटी पानी की कितनी होती है? 1000। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है? 10। क्या बना भाई? अब थ्रस्ट कितना लग रहा है? 10,000 न्यूटन। ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रही है? 10,000 न्यूटन। समझना जरा गौर से। अगर पानी का 1 मीटर क्यूब डिस्प्लेस किया जाएगा तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी? 10,000 न्यूटन। ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इसके 1 मीटर क्यूब का अपना वजन 10,000 न्यूटन से ज्यादा है तो ये डूब जाएगा। फिर समझो, 1 मीटर क्यूब ऑब्जेक्ट डाला आपने इसमें, इस 1 मीटर क्यूब ऑब्जेक्ट ने जब ये पूरा पानी के अंदर गया कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया? 1 मीटर क्यूब। इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम डिस्प्लेस करने की वजह से इस पे अब थ्रस्ट कितना लग रहा है? 10,000 न्यूटन। इसका अपना वेट कहां बुला रहा है? नीचे। अगर इसके 1 मीटर क्यूब का वेट 10,000 न्यूटन से ज्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा, वरना ऊपर तैरता रहेगा। ये चीज यहां समझा रहा था। 1 मीटर क्यूब पानी का अब थ्रस्ट कितना है? 10,000 न्यूटन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के 1 मीटर क्यूब का वजन 10,000 न्यूटन से ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा, वरना ऊपर आ जाएगा। यही चीज डेंसिटी से होती है। पानी की 1 मीटर क्यूब की डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के 1 मीटर क्यूब का मास 1000 से कम है तो वो ऊपर रहेगा। मास 1000 किलोग्राम से ज्यादा है पर मीटर क्यूब का तो वो कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका वेट बढ़ जाएगा पानी के वेट के मुकाबले में। ठीक है, सिंपल हो गया। और मिसाल करके समझ लो भाई, जैसे हमारे पास एयर होता है, एयर में भी ऐसे ही होता है। फ्लूइड मैंने बताया ना, फ्लूइड में भी ऐसे होता है। सारे फ्लूइड के अंदर जो ज्यादा डेंसिटी वाली चीज है वो नीचे आती है, कम डेंसिटी वाली चीज ऊपर आती है। अच्छा, अब देखो, आपने शायद कभी हॉट एयर बलून का नाम सुना हो। ठीक है, कैपाडोकिया के अंदर आपके पास हॉट एयर बलून राइड्स भी होती हैं। सेम चीज है। क्या होता है भाई उसके अंदर? देखो, अब पानी एयर है जो हमारे पास एयर की जो डेंसिटी होती है दैट इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी होती है मेरा बेटा हमारे पास किसकी? एयर की डेंसिटी होती है। ठीक है, ये एयर की डेंसिटी है। 1 मीटर क्यूब हवा का अगर ब्लॉक है तो उसका मास कितना है? 1.2 किलोग्राम। मतलब अगर आपने यहां पे कोई 1 मीटर क्यूब का ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट 1 मीटर क्यूब का एयर में रखा है, अगर ये मान लो मार्कर 1 मीटर क्यूब का, अगर मैं ऐसे हवा में छोड़ देता हूं तो इसने हवा कितनी डिस्प्लेस करी? जाहिर है 1 मीटर क्यूब करी अपनी जगह बनाने के लिए। अब इसके ऊपर अब थ्रस्ट लगेगा। अब थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे V rho G के बराबर। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। 1 मीटर क्यूब डिस्प्लेस करा। डेंसिटी कितनी है? 1.2। G कितना है? 10। तो जनाब इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी कि
1 मीटर क्यूब वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ हवा कितना आप थ्रस्ट लगा रहे हैं 12 न्यूटन। अगर इसका खुद का वेट इस 12 न्यूटन से ज्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा। यही चीज आपको किताब में लिखी मिलेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा है तो वो हवा में ऊपर नहीं रह सकती, वो नीचे आएगी। अगर उसकी डेंसिटी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है तो वो ऊपर जाएगी। तो हॉट एयर बलून जो होता है उसकी डेंसिटी होती है 0.18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो उसमें गर्म हवा होती है ना, नॉर्मली हीलियम गैस होती है, जो हीलियम को भी हॉट करके उसमें डाला हुआ होता है, उसकी डेंसिटी होती है 0.18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब समझना जरा, मान लो ये मेरे पास हॉट एयर है और इस हॉट एयर का मेरे पास 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, समझना गौर से, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। इस हॉट एयर के 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को मैंने हवा में रखा। इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगेगा वो कितना लगेगा 12 न्यूटन। क्यों? क्योंकि भाई सराउंडिंग में तो आपके पास हॉट एयर नहीं है ना, सराउंडिंग में तो नॉर्मल एयर है और नॉर्मल एयर की डेंसिटी क्या है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसके ऊपर अपवर्ड कितनी फोर्स लगाएगी 12 न्यूटन की फोर्स लगा रही होगी। इसका अपना वेट कितना होगा भाई, वेट कैसे निकालते हैं mg से। 1 मीटर क्यूब का इसका मास कितना है 0.18 और ये 1 ही मीटर क्यूब रखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वजन कितना आ रहा है 1.8 न्यूटन। अब देखो एयर इस पे ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लगा रही है 12 न्यूटन, ये इसका अपना वजन नीचे कितना है 1.8 न्यूटन। तो ये आराम से ऊपर उड़ता हुआ जाएगा। कब तक ऊपर उड़ता रहेगा? जब तक कि अपथ्रस्ट और वेट बराबर ना हो जाए। तो कैपेडोकिया के अंदर वो जो हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहे होते हैं वो तब तक ऊपर जाते रहते हैं जब तक कि अपथ्रस्ट और वेट बराबर ना हो जाए। तो यहां बर्नर लगे हुए होते हैं इसके अंदर, वो बर्नर से उसका टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वरना तो वो ऊपर जाते जाते सोलर सिस्टम से ही बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थी जो हमने रिवाइज कर ली। अब हम आगे चलते हैं और सवालात की तरफ जाते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस किस किस तरह से आते हैं। अब देखो भैया, ये हमारे पास पहला सवाल है जो हमें गिवन है। कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज नीडेड इफ अ बलून इज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 185 किलोग्राम। सबसे पहले हम, जहां मैं बोलूंगा कि आपने पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है वहां आपने करना है ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अच्छा अब देखो भैया, हमें डेंसिटी वगैरह दी हुई है। सबसे पहले हम इसकी अगर एक रफ डायग्राम बना लें तो हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक हॉट एयर बलून है और ये जो मेरा बच्चा हमारा हॉट एयर बलून होगा ये यकीनन ऐसे हवा के अंदर होगा। भाई ये पूरा का पूरा फ्लूइड है ना, मैं ज़ाहिर है सांस ले रहा हूँ। जब मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं कहाँ पे हूँ, मैं एयर के अंदर मौजूद हूँ। तो ये एयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब एक चीज़ ज़रा पहले यहाँ क्लियर कर लो, ये आपका जो हॉट एयर बलून है, ये हॉट एयर बलून आपके पास पूरा का पूरा इमर्स है फ्लूइड के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर तो फिर भी ऐसा होता है ना, कुछ पार्ट अंदर होता है कुछ पार्ट बाहर होता है। अगर एयर की बात करेंगे तो एयर के अंदर तो वो हमेशा फुली सबमर्ज होगा। क्यों? क्योंकि फुली से बाहर आने के लिए तो उसे वहां जाना पड़ेगा जहां एयर खत्म हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है, जितना वॉल्यूम हॉट एयर बलून का है वो पूरा अंदर है। तो आपने ये बात पढ़ी थी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो आपके पास जो हॉट एयर बलून का पूरा वॉल्यूम है वो पूरा इमर्स है, यानी कि जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वो भी उतना ही होगा, यानी कि इसे आप वी कह सकते हो। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। फिर रिपीट कर रहा हूं, हॉट एयर बलून पूरा का पूरा इमर्स है, तो इसके अंदर आते वक्त जगह बनाने के लिए जो एयर के मॉलिक्यूल्स आगे पीछे हुए होंगे वो भी उनका वॉल्यूम भी इतना ही होगा। ठीक है, इसको मैंने वी कह दिया। अब सीन क्या है, हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, नजर आ रही है हीलियम की। ठीक है, और एयर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा और एक वेट लग रहा होगा। अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है, एयर लगा रहा है। वेट कौन सा है, वेट दो चीजों का है, एक हॉट एयर का अपना वेट है या हीलियम जो इसमें भरी हुई है उसका वेट है, और एक जो मास हैंग हुआ हुआ है उसका वेट है। मास का कैसे पता चला, सवाल पढ़ो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज नीडेड इफ अ बलून इज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 185 किलोग्राम। तो ये कुछ लोड है, इसका मास मुझे नहीं पता, मान लेते हैं कि भाई इसका मास है m के बराबर। ठीक है, क्लियर है, ये डायग्राम हो गई। अब थ्रस्ट कौन लगा रहा है, इस पे एयर लगा रही है। कहां भेजना चाह रही है, ऊपर। इसका अपना वजन और ये जो लोड लगाया हुआ है इसका वेट कहां एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं
तो अगर मुझे ये चाहिए कि ये हवा में मुअल्लक रहे, हवा में मुअल्लक रहने से क्या मुराद है कि एयर में एक पॉइंट पे स्टैटिक रहे, तो उसके लिए लाजमी है कि जितना अपथरस इस पे एयर लगा रही है वो बराबर हो वेट ऑफ हॉट एयर बलून के प्लस वेट ऑफ मास के जो आपने हैंग किया हुआ है। सही है भैया। ऊपर वाली फोर्स कितनी है, अपथरस के बराबर है। एक है हॉट एयर बलून का वेट जो नीचे एक्ट कर रहा है, सिमिलरली एक इस मास का भी वेट है जो कहां एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर एयर जो अपथरस प्रोवाइड कर रही है वो बराबर है इन दोनों के सम के, तो ये मैच कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अपथरस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी रो जी के बराबर। इसको मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और रो से मुराद डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहां पे फ्लूइड कौन है भैया, ये एयर फ्लूइड है ना जिसके अंदर आपका हॉट एयर बलून मौजूद है। ठीक है। और जी से क्या मुराद है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, हॉट एयर बलून का वेट, हॉट एयर बलून का वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास ऑफ हॉट एयर बलून मल्टीप्लाई बाय जी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg प्लस वेट ऑफ दिस मास, मास का फॉर्मूला क्या होता है, mg। m से मुराद क्या है, ये जो लोड हैंग किया हुआ है इसका मास। ये लोड में कोई चीज भी हो सकती है, कोई लोग भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी को मैं आगे लेके चलता हूं तो मैंने अभी कहा था जो हॉट एयर बलून का अपना खुद का वॉल्यूम है और जो इसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है वॉल्यूम सबका सब v के बराबर है, तो ये आ गया v। डेंसिटी ऑफ एयर आएगी यहां पे मल्टीप्लाई बाय जी। इसको अगर मैं ओपन करूंगा मास ऑफ हॉट एयर बलून को, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर बलून मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ हॉट एयर बलून मल्टीप्लाई बाय जी। एज इट इज आ गया, साथ में आ गया m इंटू जी। ये मास वो है जो यहां पे हैंग हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से g कॉमन ले लूं अपने उल्टे हाथ से, तो ये बन जाएगा मेरे पास ब्रैकेट के अंदर VH की जगह पे आ गया V। देखो VH की जगह पे मैं V क्यों लिख रहा हूं बच्चे, इसको जरा समझ लो अच्छे तरीके से। ये हॉट एयर बलून का अपना कुछ वॉल्यूम है, उसे मैंने कह दिया VH। ये हॉट एयर बलून पूरा का पूरा कहां है, एयर के अंदर है। तो जब ये एयर के अंदर है तो यकीनन इसने एयर डिस्प्लेस करी होगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के तहत हमें यह बात पता है कि इसका अपना जो वॉल्यूम है उसने उतनी ही एयर डिस्प्लेस करी होगी क्योंकि ये पूरा इमर्स हुआ है। तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको वी कह रहा हूं मैं यहां पे। मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ हॉट एयर बलून, या हीलियम की डेंसिटी आ जाएगी, जी कॉमन आ चुका है, प्लस m। ठीक हो गया। ये जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज नीडेड। ठीक है। तो भाई साहब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब उठा के सॉल्व कैसे करेंगे, v मल्टीप्लाई बाय रो ए विल बी इक्वल टू v इंटू रो एच प्लस का m। ठीक है। इस भाई साहब को अगर हम यहां ले आते हैं तो ये बन जाएगा v इंटू रो ए माइनस का v इंटू रो एच विल बी इक्वल टू m। ये वो मास है जो यहां पे आपने सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है। अगर मैं यहां से v कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में आ जाएगा रो ए माइनस का रो एच विल बी इक्वल टू m। अगर मैं इस चीज को वहां ले जाता हूं तो v विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय रो ए माइनस का रो एच। ठीक है भैया। तो मास कितना गिवन है 185 अपॉन में एयर की डेंसिटी कितनी दी है 1.3 और हीलियम की या हॉट एयर की डेंसिटी कितनी दी है 0.18। कैलकुलेशन कर लेंगे अब हम आगे, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, आराम से हो जाएगी। ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। इसका आंसर मेरे लिहाज से जो आना चाहिए वो तकरीबन 166.5 मीटर क्यूब आना चाहिए। इसके आगे पीछे भी आ सकता है, मतलब अगर कैलकुलेटर से करोगे तो जाहिर है एग्जैक्ट आ रहा होगा, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है इसके लिए बेसिक मैथ 01, बेसिक मैथ 02 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है भैया, कॉपी कर लो। इसी तरह का एक और सवाल अटेम्प्ट करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन मेंशन है और क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर है जो भी हमने सॉल्व किया। अब आपने यहां पे वीडियो को पॉज करना है और इस सवाल को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। मैं 3 तक गिन रहा हूं, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। 1 2 3, चेक करो। कहता है हॉट एयर बलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2200 मीटर क्यूब। जैसे ही आप हॉट एयर का तस्करा सुनो, आपके जहन में फौरन से पहले ये डायग्राम आ जानी चाहिए कि भाई ये आपके पास मान लीजिए हॉट एयर बलून है और इसके साथ यहाँ पे ये मास मौजूद है। ठीक है। और अल्टीमेटली यकीनन ये जो आपका हॉट एयर बलून है ये ऐसे फ्लूइड के अंदर मौजूद है। तो जनाब जब ये फ्लूइड के अंदर मौजूद है
तो जितना वॉल्यूम हॉट एयर बलून का होगा एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम उसने फ्लूइड का डिस्प्लेस किया होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर बलून विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। इसको आपने वी कह दिया। जब कहा जा रहा है ना हॉट एयर का बलून 2200 मीटर क्यूब है इसका, तो जब 2200 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है तो इसने एयर डिस्प्लेस भी कितनी होगी 2200 मीटर क्यूब, यानी कि ये बराबर आ गया 2200 के। ठीक है, 2200 मीटर क्यूब। ठीक है, कहता क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.205। जो सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 20 डिग्री सेल्सियस और उसकी डेंसिटी दे दी। डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इनसाइड द बलून, इसके अंदर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एयर मौजूद है और इसकी डेंसिटी दी है 0.946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाउ मच वेट कैन इट लिफ्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें यह पता है कि जो एयर इसके ऊपर अब थ्रस्ट लगाएगा ऊपर की तरफ होगी, हॉट एयर का अपना वेट होगा नीचे की तरफ। सिमिलरली ये जो इसने वेट उठाया हुआ है, जो इसने वेट लिफ्ट किया हुआ है, इसका वेट भी कहां होगा इन द डाउनवर्ड। इसको मैं सिंपल वेट ही कह देता हूं। ठीक है, वेट कहां होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये कितना वजन उठा सकता है, वही क्वेश्चन बनेगी कि मेरे बच्चे अगर ये हवा में मुअल्लक है, हवा में मौजूद है, स्टैटिक पोजीशन में है, एयर में रुका हुआ है, एयर में रुका हुआ है, ऐसे सामने मुझे रुका हुआ दिख रहा है, इसका मतलब जितना एयर इस पे अब थ्रस्ट लगा रहा है वो बराबर होगा वेट ऑफ हॉट एयर बलून के प्लस वो वेट जो इसने लिफ्ट किया हुआ है। बेसिक सी बात है। ठीक है, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वी रो जी के बराबर। वी मुझे पता है, डेंसिटी ऑफ एयर यहां पे आ जाएगा क्योंकि अब थ्रस्ट एयर लगा रहा है, यहां पे जी आ जाएगा। वेट ऑफ हॉट एयर बलून कैसे आएगा, m इंटू जी से। m से मुराद मास ऑफ हॉट एयर, और मास ऑफ हॉट एयर कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर बलून मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ हॉट एयर बलून। इससे इसका मास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय जी प्लस वेट। ये वेट आपने कैलकुलेट करना है। इस भाई साहब को सब चीज़ को यहाँ ले आएंगे। जब यहाँ ले आएंगे तो V और G मुझे कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है और ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हॉट एयर बलून विल बी इक्वल टू वेट जो ये लिफ्ट कर सकता है। जैसे ही आप वैल्यूज प्लेस करेंगे V की जगह क्या आएगा 2200। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता होती है विच इज 9.8 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ एयर क्या दी हुई है 1.205 माइनस डेंसिटी ऑफ हॉट एयर बलून कितनी दी हुई है 0.946। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कुछ आ रहा होगा 5585 न्यूटन। ठीक है, जिसको आप राउंड ऑफ करके 5590 न्यूटन भी कह सकते हैं। 5590 न्यूटन का जो वेट है वो ये लिफ्ट कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मजीद अगर मैं आपसे पूछूं भाई, अभी तो ये निकल के नजर आ गया तकरीबन 5585 या 5590 न्यूटन, और आसान कर लो तकरीबन 5600 न्यूटन ये लिफ्ट कर रहा है ये वेट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी हॉट एयर बलून को मजीद वेट उठाना है तो क्या किया जा सकता है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। अंदर जो हॉट एयर है ना इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। जैसे ही आप इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करोगे इसकी डेंसिटी मजीद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये देखो, ये अभी आपका अपथ्रस्ट दो हिस्सों में टूट रहा है ना, तो ये जो वेट ऑफ हॉट एयर है ये कम हो जाएगा। भाई वेट ऑफ हॉट एयर बलून आप कैसे निकाल रहे हो, फॉर्मूला है मास ऑफ हॉट एयर मल्टीप्लाई बाय जी, और मास ऑफ हॉट एयर को आपने ओपन कर दिया, वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ हॉट एयर मल्टीप्लाई बाय जी। जब आप अंदर इसका तापमान या टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। जब ये डेंसिटी कम हो जाएगी तो वेट ऑफ हॉट एयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो, अब थ्रस्ट दो हिस्सों में जा रहा है, वेट ऑफ हॉट एयर बलून प्लस वेट जो लिफ्ट किया हुआ है। जब वेट ऑफ हॉट एयर कम हो जाएगा तो बाकी का अब थ्रस्ट किसको मिलना शुरू हो जाएगा, वेट को। यानी कि अगर आप 5585 न्यूटन से ज्यादा वेट लिफ्ट करना चाह रहे हो तो यहां टेम्परेचर कम कर दो, मतलब सॉरी बढ़ा दो टेम्परेचर, इसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मजीद लिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, क्लियर हो गया। चलो कॉपी कर लो, अगला सवाल देखते हैं। मेरा बेटा आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास उसी तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो भी हम डिस्कस करते हुए जा रहे हैं ना, हॉट एयर बलून वाला। सवाल पढ़ो पहले, ठीक है, फिर इसको पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। कहता है स्फेरिकल बलून है, उसका रेडियस है 7.35 मीटर एंड इज फिल्ड विद हीलियम। हीलियम का आगे आपको डेंसिटी दी है जो हमने पहले न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल की थी।
हाउ लार्ज अ कार्गो कैन इट लिफ्ट assuming that the skin and structure of balloon has a mass of 930 किलोग्राम। पहले ज़रा समझ लो। देखो भाई साहब, हमें जो कहानी दी हुई है ना, ये हमारा हॉट एयर बलून है, ये वो कार्गो है जो ये लिफ्ट कर रहा है। ये कितना कार्गो लिफ्ट कर सकता है ये हमें मालूम करना है, ठीक है। और ये हमारा हीलियम वाला बलून है। इसके ऊपर अगर मैं देखूं कि फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, तो एक तो ज़ाहिर है सराउंडिंग के अंदर जो एयर है वो इस पर अब थ्रस्ट लगा रही होगी। एक इस हीलियम, ज़ाहिर है जो हीलियम इसके अंदर भरी हुई है इसका अपना वेट होगा, इसको मैंने कह दिया वेट ऑफ द हीलियम। एक इस कार्गो का वेट होगा, जो ये लिफ्ट कर रहा है इस कार्गो का वेट होगा। आगे देखो एक और चीज़ लिखी हुई है, अज्यूमिंग दैट द स्किन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बलून हैज़ अ मास ऑफ 930 किलोग्राम। ये क्या बात कर रहा है? देखो मेरे बच्चे, अगर आपने कभी बलून देखा होगा, कभी भी तस्वीरों में, फिल्म में, कहीं भी एक्चुअल में, तो वो जो हॉट एयर भरी हुई होती है वो बड़ा सा एक कपड़े का कोई मटेरियल होता है या पैराशूट मटेरियल होता है, उसके अंदर वो हॉट एयर भरी हुई होती है और उसके अंदर सपोर्ट्स भी होती हैं। वो जो हॉट एयर भरी हुई होती है वो जो जिस कपड़े में होती है उस कपड़े को कह रहे हैं स्किन ऑफ द बलून, और उसमें जो सपोर्टिंग बीम या सपोर्टिंग रॉड्स कनेक्ट हुई हुई हैं उसे कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बलून। तो कह रहा है स्किन और स्ट्रक्चर का वजन कितना है? 930 किलोग्राम। सर पीछे दो सवालों में भी स्किन और स्ट्रक्चर था लेकिन लिखा हुआ नहीं था तो हमने कंसीडर नहीं किया। अब यहां पे उसने मेंशन कर दिया कि ये जो स्किन है और जो बीम अंदर लगी हुई होंगी या रॉड्स होंगी कनेक्टिंग, उनका कुछ ना कुछ वेट होगा। वो कहां पे एक्ट कर रहा होगा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने कह दिया भाई वेट ऑफ द स्ट्रक्चर भी कहां एक्ट कर रहा है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप ये फोर्सेस वाला काम करना सीख जाते हो तो आपका आधे से ज्यादा मसला हल है, ठीक है। अब देखो भाई, हाउ लार्ज कार्गो कैन इट लिफ्ट। अब लिफ्ट करने से क्या मुराद है कि अगर ये हवा में मुअल्लक है, हवा में रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये है कि जनाबे वाला जो अप थ्रस्ट है ये बराबर होगा वेट ऑफ द स्ट्रक्चर के प्लस वेट ऑफ द हीलियम के जो हॉट एयर के अंदर मौजूद बलून के अंदर मौजूद है, प्लस वो वेट कार्गो का जो इसने लिफ्ट किया हुआ है। वैल्यूज पुट कर देंगे भाईजान। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? V मल्टीप्लाई बाय रो। रो कौन सी आएगी यहाँ पे? एयर की, मल्टीप्लाई बाय G। स्ट्रक्चर का वेट, तो स्ट्रक्चर का मास कितना है? 930 मल्टीप्लाई बाय G आ जाएगा, प्लस आपके पास हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून के लिए क्या आएगा? पहले वॉल्यूम आएगा। भाई हॉट एयर का मास कैसे निकालते हैं हम? अब तो तीसरी बार कर रहे हैं। हॉट एयर का मास कैसे वेट कैसे आएगा? m इंटू जी, मास ऑफ हॉट एयर। मास ऑफ हॉट एयर कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ हॉट एयर, और इस केस में हीलियम है तो मास ऑफ हीलियम कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय जी। आगे क्या है? प्लस वो वेट जो ये लिफ्ट कर रहा है, प्लस वो वेट जो ये लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। इस वेट को भी अगर मैं ओपन करके लिख दूं, इस वेट को भी अगर मैं ओपन करके लिख दूं, इसको इधर बना देते हैं। इसका मास m है और इसका जो वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस वेट को भी ओपन करके लिख दूं तो ये mg बन जाएगा। देखो बच्चे फिर से देख लो ताकि मसला ना हो। अब थ्रस्ट जो एयर लगा रहा है वो तीन चीजों को सपोर्ट करेगी, तब जाके ये यहां पे ऐसे हवा में रहेगा। कौन कौन सी तीन चीजें? इसका जो स्ट्रक्चर है, स्किन ऑफ द बलून है, उसका वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। फिर जो इसके अंदर हीलियम भरी हुई है जिसे मैं बार बार हॉट एयर कह रहा हूं, इसका वजन। फिर जो इसने कार्गो लिफ्ट किया हुआ है इसका अपना खुद का वजन। समझ आती है बात की, ठीक है। अच्छा, अब देखो जी मुझे सब में नजर आ रहा है। अगर मैं इस साइड से जी कॉमन लूं और यहां लाके डिवाइड कर दूं, सबसे पहले तो जी मेरा मार्केट से खत्म हो जाएगा। तो भाई जी को मार्केट से खत्म कर दो, हो गया जी खत्म मेरा मार्केट से, ठीक है। अब मुझे ये m कैलकुलेट करना है जो ये लिफ्ट कर सकता है। भाई जी यहां से कॉमन लिया, यहां लाके डिवाइड कर दिया, जी से जी मर गया। v का वैल्यू मुझे चाहिए। अब v का वैल्यू सवाल में कहीं पे भी गिवन नहीं है। मुझे एक बात जरूर पता है कि एयर का जो वॉल्यूम यहां आएगा वही हीलियम का वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि ये हीलियम का वॉल्यूम जाहिर है एयर के अंदर है, और वॉल्यूम ऑफ हीलियम इमर्स्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, बराबर होंगे दोनों। सवाल में कहा हुआ है कि आपका बलून कैसा है? स्फेरिकल है। स्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है? 4/3 पाई आर क्यूब से निकलता है। सही है भैया, आ जाओ इधर। 4/3 पाई आर कितना दिया हुआ है?
आर दिया हुआ है 7.35। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई को आप कर दोगे 22/7, 7.35 का क्यूब लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ आएगा 1663.2 मीटर क्यूब, ठीक है। मैं वेरीफाई भी कर लेता हूं, बिल्कुल मेरा बेटा 1663.2 आ रहा है। आगे भी चीजें आ रही हैं लेकिन आगे वाली चीजों को हमने इग्नोर कर दिया, हम अपनी डेसिमल की कहानी यहीं तक कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब वैल्यूज प्लेस करनी है, दैट्स इट। वैल्यूज लाके प्लेस कर दो भाईजान इधर। v की जगह पे आ गया हमारे पास 1663.2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ एयर, या इसको पहले एक मिनट इसको और आसान करते हैं। इसको मैंने कहा v मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ एयर माइनस v मल्टीप्लाई बाय रो इंटू एच ई, v मल्टीप्लाई बाय रो इंटू एच ई माइनस का 930 विल बी इक्वल टू m। देखो भाई ये एज इट इज आ गया, ये वहाँ से यहाँ आया तो माइनस हो गया, ये भी आया तो माइनस हो गया। अगर मैं यहाँ से v कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा, रो ए माइनस का रो एच ई माइनस का 930 विल बी इक्वल टू m। वैल्यूज प्लेस कर दें, 1663.2, रो ए कितना गिवन है, रो ए कितना गिवन है, ये 1.29 माइनस का डेंसिटी ऑफ हीलियम कितनी गिवन है 0.179, ठीक है भैया, माइनस का 930 शुड बी इक्वल टू m। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 930 माइनस करेंगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर तकरीबन आ रहा होगा 917.8 किलोग्राम, 918 किलोग्राम। क्लियर है, 918 किलोग्राम का जो वजन है वो ये क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, 918 किलोग्राम, ठीक है। और अगर आपने वेट कैलकुलेट करना है कि कितना वेट लिफ्ट कर सकता है, तो भाई वेट कैसे आएगा, mg से। मास कितना आ गया 918, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 9.8 से अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनता है 9180 न्यूटन। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी डेसिमल यहाँ है ना 1 2 3, यानी कि 9.18 इंटू 10 की पावर 3, या और राउंड ऑफ करना है तो 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। राउंड ऑफ करना इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि ई कैट एमडी कैट के अंदर आपको आइडिया हो जाए। कई दफ़ा वो फ्लूइड स्टैटिक्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज पूछ रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल करना, ई कैट एमडी कैट के अंदर जब भी आपके पास इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, हमेशा वो वैल्यूज रखेगा वो जो बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व हो सकती हैं। इसका अभी जब मैं आगे वन शॉट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आप देखना, मैं डिफरेंट पास्ट पेपर से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करूंगा, वहां हम सारी वैल्यूज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इनको भी आप कर सकते हो, इसके लिए मैंने कहा है बेसिक मैथ 01, बेसिक मैथ 02 बाय बिलाल से आप पढ़ लेना एक बार, सब चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है भैया। कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे सामने एक और सवाल मेंशन है। इस सवाल पे आगे बढ़ने से पहले हम जरा कुछ चीज़ रिवाइज कर लें जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। हमने ये बात पढ़ी थी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्लूइड है वो एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, और वो अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है वी रो जी। वी से मुराद है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स। मतलब देखो, अगर मान लो आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और इसका वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है 4 मीटर क्यूब। जब आपने इसको फ्लूइड में इमर्स किया इस तरह से कि सिर्फ इसका 1 मीटर क्यूब का पार्ट जो है वो अंदर है, तो बाकी बाहर कितना होगा 3 मीटर क्यूब। अभी जो इसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा होगा वो कम होगा, क्यों, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है वी रो जी। वी से मुराद वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। जैसे जैसे मैं इसे मजीद अंदर करूंगा, यानी कि जैसे मैंने मजीद अंदर किया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स बढ़ गया, ये v बढ़ जाएगा तो अपथ्रस्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मजीद अंदर कर दिया, मान लो यहां पे ले आया, ये आगे पूरा अंदर कर दिया, इसको पूरा इमर्स कर दिया, फुली सबमर्ज कर दिया, तो अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो अपने पास कॉपी में नोट कर लेना, अपथ्रस्ट मैक्सिमम कब होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे लाते 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 पूरा सबमर्ज कर दोगे, पूरा इमर्स कर दोगे फ्लूइड के अंदर, तो मैक्सिमम अपथ्रस्ट लग रहा होगा। क्लियर होती है इतनी बात, हमें समझ में आती है, ठीक है। अब सवाल को पढ़ लो जरा। सवाल देखो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है अ सॉलिड स्क्वायर पाइन वुड राफ्ट। सॉलिड मायने ठोस, स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, वुड राफ्ट लकड़ी का तख्ता, वुड राफ्ट लकड़ी का तख्ता। मिसाल से समझा देते हैं, टाइटैनिक के अंदर लास्ट सीन के अंदर
वो जो जैक और रोज था, रोज जिस चीज के ऊपर थी उसे कह रहे हैं वुडन राफ्ट, लकड़ी का तख्ता। अब मुझे सही से याद नहीं है वो लकड़ी का तख्ता था या कोई और आइटम था, लेकिन बहरहाल वुडन राफ्ट। ठीक है। सॉलिड स्क्वायर पाइन वुड, अच्छा पाइन वुड, पाइन एक टाइप की लकड़ी होती है, मेजर्स 4.5 मीटर ऑन साइड एंड इज 0.35 मीटर थिक। यानी कि इसको ऐसे समझ लो मेरा बच्चा कि अगर मिसाल के तौर पे आपको कैसे समझाया जाए, अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे बच्चे हमारे पास एक वुडन राफ्ट है तो 4.5 मीटर 4.5 मीटर और इसकी थिकनेस चौड़ाई कितनी है 0.35 मीटर, ये लिखा हुआ है। 4.5 मीटर 4.5 मीटर वुडन राफ्ट है, ऊपर से देखोगे स्क्वायर नजर आएगा क्योंकि साइड्स बराबर है, और थिकनेस कितनी है 0.35 मीटर। डिटरमाइन वेदर द राफ्ट फ्लोट्स ऑन वाटर और नॉट। पहले तो यही रुक जाओ, आपने ये बताना है कि ये पानी पे तैरेगा या नहीं तैरेगा। लॉज ऑफ फ्लोटेशन में से निकला हुआ क्वेश्चन है। हमें एक बात पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैरता कब है, जब अपथ्रस्ट और वेट बराबर हो जाता है। तो हमें पहले यह मालूम करना है कि पानी इस पे, इसका अपना वेट कितना है और पानी इस पे मैक्सिमम अपथ्रस्ट कितना लगा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर इसका वेट 10 न्यूटन है, मिसाल दे रहा हूं, अगर इसका वेट 10 न्यूटन है, इसका वेट है वुडन राफ्ट का, निकालते हैं भाई, और पानी इस पे मैक्सिमम अपथ्रस्ट जो लगा सकता है वो 8 न्यूटन है, तो ये डूब जाएगा। क्यों? पानी मैक्सिमम अपथ्रस्ट कितना लगा सकता है 8 न्यूटन। वुडन राफ्ट ऊपर है, अपथ्रस्ट 0 है, जैसे जैसे वुडन राफ्ट अंदर आ रहा है अपथ्रस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पूरा वुडन राफ्ट डूब गया, अपथ्रस्ट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 8 न्यूटन हुआ, उसका वेट 10 न्यूटन है, अभी भी ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। हाँ, अगर अपथ्रस्ट जो पानी लगा सकता है वो 12 न्यूटन है और इसका वेट 10 न्यूटन है, मिसाल दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये जो वाटर का सरफेस है इससे बाहर आना शुरू होगा। कब तक बाहर आएगा? जब तक कि अपथ्रस्ट और वेट बराबर ना हो, जब फ्लोट करेगा। यही तो हमने अभी पढ़ा था कि फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर सबमर्ज छोड़ा है तो उस पर अपथ्रस्ट ज्यादा लगना चाहिए, वेट कम लगना चाहिए। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आएगा तो जब अपथ्रस्ट और वेट बराबर हो जाएगा तब वो फाइनली आपके पास फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। ये फ्लोट की कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट ऊपर कब मूव करेगा। ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा जब अपथ्रस्ट ग्रेटर देन वेट होगा, और कब तक करता रहेगा? जब तक कि अपथ्रस्ट और वेट बराबर ना हो जाए। जब अपथ्रस्ट और वेट बराबर हो जाएगा तो वो फ्लोट करेगा। समझ आती है बात की? ठीक है, आ जाओ जरा। सवाल कहता है अ सॉलिड स्क्वायर पाइन वुड राफ्ट। अगर मुझे पहले तो इस जो वुडन राफ्ट है मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर आप देखोगे, मैं फिर से दिखा देता हूं, ये हमारा वुडन राफ्ट है, ये 4.5 4.5 0.35, तो लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ थिकनेस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.35। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा 7.08 समथिंग, राउंड ऑफ करके उसे हमने कर दिया 7.1 मीटर क्यूब। ये हमारे पास किसका आ रहा है? ये मैंने सब सिखाया हुआ है बच्चे, ठीक है। 45/10 45/10 35/100 मल्टीप्लाई करोगे, पावर को यूज करोगे, डेसिमल को पीछे मूव करोगे, आ जाएगा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुडन राफ्ट। अब हमें करना क्या है? हमें ये डिसाइड करना है कि ये पानी के सरफेस पे फ्लोट करेगा या डूब जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करता हूं सबसे पहले तो इसका वेट कितना है। अच्छा, वेट निकालने के लिए जाते हैं, वेट ऑफ वुडन राफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास कैसे निकालेंगे? मास तो हमें नहीं गिवन यहां कहीं भी। मास कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ वुडन राफ्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन राफ्ट मल्टीप्लाई बाय जी। डेंसिटी ऑफ वुडन राफ्ट, पाइन की डेंसिटी दी हुई है हमें कितनी मेरा बेटा? 550। वॉल्यूम ऑफ वुडन राफ्ट कितना दिया हुआ है? 7.1, इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 9.8, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 38269 न्यूटन, ठीक है। ये पहले से सॉल्व करा हुआ है इसलिए पता है, ठीक है। 38269 न्यूटन, ठीक है मेरा बच्चा, ये आ गया आंसर। इसका वजन कितना है? 38,269 न्यूटन। क्लियर? अब मुझे मालूम करनी है मैक्सिमम अपथ्रस्ट फोर्स। सर आप बार बार मैक्सिमम अपथ्रस्ट फोर्स की क्यों बात कर रहे हैं? देखो भाई फिर समझाओ।
वुडन राफ्ट को जब आप पानी के सरफेस पे रखोगे तो वो एकदम तैरना नहीं शुरू कर देगा भाई। स्टार्ट में तो अपथरस जीरो होगा ना, जब तक वो इमर्स नहीं होगा। थोड़ा सा सोचो, अगर मैं इसको बिल्कुल सरफेस पे रखूं, मान लो ये इमर्स नहीं है अभी, तो अपथरस तो जीरो है। अपथरस का फॉर्मूला क्या है? वी रो जी। तो वी तो जीरो है ना अभी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स। अबे जब कुछ इमर्स ही नहीं हुआ तो फ्लूइड डिस्प्लेस किस खुशी में होगा? तो अभी इमर्स वाला वॉल्यूम जीरो है, ठीक है। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा अपथरस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आपने बताना है मैक्सिमम अपथरस, तो वो तब होगा जब आप इसको बिल्कुल डिबो दोगे अंदर, फुली सबमर्ज कर दोगे। तो मैक्सिमम अपथरस वी रो जी के बराबर। वी कितना होगा भाई? पूरा अंदर है ये अभी। रो कितना है? पानी की डेंसिटी कितनी है? 1000 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ रहा है मेरा बच्चा हमारे पास? 9.8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो मैक्सिमम अपथरस आ रहा है वो आ रहा है 69580 न्यूटन, 69,580 न्यूटन। जरा समझना गौर से अच्छे से। आपके पास इसका जो वेट था, वेट कितना था? 38,269 न्यूटन। और इस पे जो मैक्सिमम अपथरस लग रहा है वो कितना लग रहा है? 69,580 न्यूटन। यानी कि कंडीशन ये है कि ये मेरा बेटा, अगर हमारे पास वाटर का सरफेस है और यहां पे मान लीजिए ये आपका राफ्ट है जिसको आपने पूरा डिबोया हुआ है अभी अंदर। इस केस के अंदर इसके ऊपर एक लग रही है फोर्स अपथरस वाला, एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वेट वाला। अपथरस ये रहा, वेट ये रहा। ज्यादा कौन सी फोर्स है? यकीनन ज्यादा फोर्स अपथरस है। तो ये आपका जो वुडन राफ्ट है ये क्या होगा? ऊपर होगा। जब ऊपर होगा तो ये समंदर से क्या होगा? बाहर आना शुरू होगा, सरफेस ऑफ वाटर से बाहर आएगा। कब तक बाहर आता रहेगा? जब तक कि अपथरस और वेट आपस में बराबर ना हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। The raft will float on the surface of water since the maximum upthrust force acting on the wooden raft is greater than the weight। जो इसे नीचे बुला रहा है वो कम है, जो ऊपर भेज रहा है वो ज्यादा है। ठीक हो गया, इतना हिस्सा कॉपी करो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमें इतना हिस्सा क्लियर हो गया कि ये फ्लोट तो करेगा, ठीक है। अब फ्लोट कैसे हो रहा है? अपथरस लग रहा है ऊपर, तो ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये सरफेस ऑफ वाटर से बाहर आना शुरू होगा। अभी ये सरफेस ऑफ वाटर के अंदर कितना है? 0.35, बाहर आएगा 0.34, अंदर रह जाएगा 0.01, बाहर होगा। कब तक बाहर आता रहेगा? जब तक कि आपका जो वेट है इस वुडन राफ्ट का और जो अपथरस्ट है वो आपस में बराबर ना हो जाए। सही है। अच्छा, ये कंडीशन हम कब यूज करते हैं? कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन है ये। अब आपने ये बताना है इफ सो, यानी कि अगर वो फ्लोट कर रहा है, हाउ मच राफ्ट इज बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। कितना राफ्ट सरफेस के अंदर है, कितना तख्ता डूबा हुआ है, ठीक है। 0.35 हाइट थी ना, इसमें से कितना डूबा हुआ है। मान लेते हैं कि अगर आप साइड से देख रहे हो, गौर से देखना, ये मैं इसको बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर आप साइड से देख रहे हो, ऊपर से देखोगे तो स्क्वायर नजर आएगा ना, साइड से देखोगे तो कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है। हमें पता है कि मेरे बेटे ये टोटल जो इसकी थिकनेस है ये कितनी है? 0.35 मीटर, ये तो पता है हमें बात। और अभी ये क्या कर रहा है? अभी ये तैर रहा है। तैरने का मतलब क्या है? तैरने का मतलब ये है कि कुछ पार्ट इसका अंदर डूबा हुआ होगा, इसको H कह देता हूं, और कुछ पार्ट इसका बाहर होगा, ठीक है भाई। जाहिर है ये तब तक बाहर आएगा जब तक कि जो वुडन राफ्ट का वेट है उसे कौन बैलेंस ना कर दे? अपथरस बैलेंस ना कर दे, ठीक है। तो यही बात यहां लिखी हुई है। तो वेट कितना है भाई? इसका वेट है इसका 38,269 न्यूटन। अपथरस का फॉर्मूला क्या होता है? V मल्टीप्लाई बाय रो, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय G। भाई यहां पे डेंसिटी पाइन वुड की नहीं आएगी। अपथरस कौन लगा रहा है? पाइन वुड या वाटर? तो वाटर की डेंसिटी आएगी। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जो आएगा आपके पास, वॉल्यूम की आप लिखोगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय H। सर ये क्या किया आपने? देखो इस V, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये अपथरस का फॉर्मूला है। V से क्या मुराद है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। समझना जरा बच्चे, ये जो सॉलिड इमर्स हुआ है ना, मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ये जितना हिस्से को मैं शेड कर रहा हूं, मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसके अंदर क्या सीन है? 4.5 एक साइड, 4.5 एक साइड, और इसकी हाइट कितनी डूबी हुई है? H। सर हाइट हमने 0.35 क्यों नहीं रखी? बच्चे हाइट 0.35 इसलिए नहीं रखी कि पूरा थोड़ी डूबा हुआ है। भाई जब पूरा डूबा हुआ था तो अपथरस लग रहा था 69,000, वेट इसका है 38,000। तो अपथरस ज्यादा है तो वो राफ्ट को क्या कर रहा है? बाहर ले आएगा। पूरा बाहर नहीं लाएगा, पूरा बाहर लाएगा तो अपथरस जीरो ही हो जाएगा।
इतना बाहर लाएगा कि अब थ्रस्ट और वेट बराबर हो जाए। तो मैंने यहां पे लिखा 4.5 एक साइड, 4.5 दूसरी साइड, और वो h जो इसका इमर्स्ड है। ठीक है मेरा बच्चा, मल्टीप्लाई बाय आगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी होगी आपके पास, 1000 होगी, मल्टीप्लाई बाय 9.8। ठीक है, सॉल्व करेंगे, h का वैल्यू कैसे आएगा 38269। ये सब चीजें मल्टीप्लाई हो रही तरह के डिवाइड हो जाएंगी, 4.5 इंटू 4.5 इंटू 1000 इंटू 9.8। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 0.19 मीटर। यानी कि मेरा बेटा आपका जो वुडन राफ्ट है वो अंदर कितना है 0.19 मीटर अंदर है। तो बाहर कितना होगा, कई दफा वो बाहर का भी पूछ लेता है, 0.16 मीटर बाहर होगा। कैसे निकाला भाई, टोटल हाइट की टोटल थिकनेस कितनी है 0.35। अगर ये 0.19 अंदर है तो 0.35 माइनस 0.19 यानी कि 0.16 मीटर ये कहां होगा, बाहर होगा। ये इसकी ये वाली हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये बाहर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये इस तरीके से आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड 1 से 2 सवाल और देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, कुछ उससे रिलेटेड है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करो और इस एक सवाल को खुद से अटेम्प्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत करोगे। ठीक है, तो गलत करने से क्या होगा, आप सीखोगे कि नेक्स्ट टाइम ये वाली बोंगी हमने नहीं मारनी। ठीक है, चलो देखो, कहता है अ फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज। फ्लैट बॉटम मतलब जिसका नीचे से बॉटम फ्लैट है। रिवर बार्ज क्या है, आपने पुराने ज़माने में वो लकड़ी की शिप देखी होगी, शिप तो नहीं कहेंगे, लकड़ी की कश्ती देखी होगी, वो जो ऐसे चप्पू से चलती थी, उसके होते थे ना वो 2 बड़े से उसके अंदर क्या कहना चाहिए, स्टिक्स टाइप की होती थी, उनसे उनको आप चलाया करते थे। अभी भी अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हो, सैफुल मलूक जो लेक है, सैफुल मलूक झील जो है, उसमें आप एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हो तो वही वाली कश्ती इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज। कहता है वो 30 फीट चौड़ी है, 85 फीट लंबी है, 85 फीट लॉन्ग, 30 फीट वाइड एंड 15 फीट डीप। उसकी जो टोटल डेप्थ है वो कितनी है, 15 फीट की है। कहते हैं हाउ मच फीट क्यूब ऑफ वाटर विल इट डिस्प्लेस इफ द टॉप स्टेज 3 फीट अबव द वाटर। सवाल समझना, आपका जो ये कश्ती है, या कश्ती नहीं, इसको एक तख्ता समझ लो, जो समझना समझ लो। कहते हैं ये 30 फीट चौड़ी है, 30 फीट वाइड, 85 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट डीप। कहते हैं अगर ये पूरी पानी के अंदर है और सिर्फ 3 फीट बाहर है, अगर जो इसका टॉप है ये कितना बाहर है, 3 फीट बाहर है, तो ये कितना पानी डिस्प्लेस करेगा। भाई साहब पानी डिस्प्लेस क्यों करेगा, पहले तो ये सोचो। जब ये कश्ती पानी के अंदर जाएगी तो इसका कुछ वॉल्यूम इमर्स होगा, जब वॉल्यूम इमर्स होगा तो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो ये पूछ रहा है कितना पानी डिस्प्लेस होगा। हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के तहत ये बात पता है कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। इसको आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रिवर बार्ज इमर्स्ड। सही हो गया। कितना रिवर बार्ज इमर्स्ड है, पूरा 30 फीट विड्थ अंदर है, 85 फीट लॉन्ग ये भी अंदर है और 15 फीट डीप है। तो ये कह रहा क्या है कि इफ द टॉप स्टेज 3 फीट अबव द वाटर, यानी कि मेरा बच्चा इसको ऐसे समझ लो, अगर ये सपोज कर लो 15 फीट इसकी डेप्थ है तो ये पूरी अंदर गई, सिर्फ इतनी बाहर है। ये मान लो जो मेरा हाथ है ये सरफेस ऑफ वाटर है, इससे बाहर कितना है 3 फीट, बाकी का 12 फीट कहाँ है, अंदर चला गया ये। ठीक है, 12 फीट कहाँ चला गया, अंदर चला गया। भाई ये समझ आती है बात की। 30 इंटू 85 इंटू 12, इतना हिस्सा डूबा हुआ है, बाकी का 3 फीट बाहर है। अगर आपको ये निकालना हो कि बाहर कितना वॉल्यूम है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 12, इतना ही वॉल्यूम क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3। 30 इंटू 85 इंटू 3, इतना वॉल्यूम बाहर है, बाकी का वॉल्यूम कहाँ है, अंदर है। ठीक है, निकाल लेते हैं अब इसको जल्दी से। कैसे करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 30600 फीट क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, इसको लिखेंगे 3 इंटू 10, 12 3 क्या हो जाएगा 36, 36 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा 30600 फीट क्यूब, यानी कि 30,600 फीट क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी डेसिमल यहाँ है 1 2 3 4, 3.06 इंटू 10 की पावर 4 फीट क्यूब।
यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा क्योंकि इतनी जो आपकी कश्ती है वो अंदर गई है, ठीक है। जो कश्ती का या रिवर बार्ज का वॉल्यूम अंदर इमर्स हुआ है वो इतना है, ठीक है भाई। ये पहला सवाल हमारा हल हो गया। आगे कहता है व्हाट लोड इन टन्स विल द बार्ज कंटेन अंडर दीज कंडीशन इफ द एम्प्टी बार्ज वेज 160 न्यूटन इन ड्राई रॉक्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुनो और समझो। अभी आपके पास कंडीशन क्या है, ये मान लो मेरे बच्चे हमारे पास, पहले अगर हम यहाँ ड्रॉ करके देख लें, ये मान लो हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर है, इसके अंदर हमारे पास ये जो कश्ती थी, ये कश्ती की सूरत हाल कुछ इस तरह से है अभी, ठीक है। ये कश्ती की सूरत हाल इतनी है, ऐसे है कि जो बाहर वाला इसकी डेप्थ है वो कितनी है 3 फीट, और अंदर वाली डेप्थ कितनी है इसकी 12 फीट। हमने ये मालूम कर लिया कि इसका कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, उससे निकाल लिया कि ये पानी कितना डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब हमें एक बात पता है अच्छे तरीके से, क्या बात, कि अगर आप चाहते हो ये इसी कंडीशन में रुका रहे, गौर से सुनना, तो इसका मतलब जो इसके ऊपर पानी अपथ्रस्ट लगा रहा होगा और जो इसका अपना वेट होगा वो बैलेंस होगा, बेसिक सी बात है। अच्छा, हमारे पास अभी मुझे कैलकुलेट करना है कि बच्चे इसके ऊपर अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, ठीक है। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, गौर से देखना। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है V रो G के बराबर। V से क्या मुराद है, V से मुराद है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। रो से क्या मुराद है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो अपथ्रस्ट लगा रहे हैं। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस को डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, और ये पूरा वेट के बराबर हो जाएगा। समझ में आती है बात की, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, मेरे बेटे मुझे ये बात पता है, चेक करो यहां कहीं पे, ये रहा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मुझे ये दी हुई है 62.4 पाउंड पर फीट क्यूब, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझे पता होती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में यहां सारा काम किस में चल रहा है, FPS में चल रहा है, तो आपको FPS वाली वैल्यू चाहिए। अब इतनी बात सुनने के बाद एक बार फिर से दिमाग लगाओ, अब आपका दिमाग क्या कहता है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरा बेटा, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने क्या काम किया होगा, जो आपको टाइम दिया था, आप में से अक्सर लोगों ने ये किया होगा, यहां पे आपने ये रखा होगा, डेंसिटी की जगह पे ये रखा होगा, और G की जगह पे आपने 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर रखा होगा। आंसर गलत आया होगा, मैच नहीं कर रहा आंसर, या शायद आपको अभी पता ही नहीं है आंसर क्या है, ठीक है। अब इसमें गलती क्या है, अब देखो गलती यहां पे क्या हुई है, अब जरा इसको हम समझते हैं और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट एनालाइज करते हैं। देखो बच्चे, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है डेंसिटी का और एक होता है वेट डेंसिटी का। लेक्चर में भी ये बात आई थी। जैसे आपके पास जो पानी होता है, पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मुझे इसी 1 मीटर क्यूब का वेट निकालना है तो कैसे निकालूंगा भाई, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से या 10 से, अगर राउंड ऑफ करके करूंगा तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये कहलाती है वेट डेंसिटी, ये है नॉर्मल डेंसिटी। मतलब अगर आप नॉर्मल डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो G से तो क्या मिल जाएगी, वेट डेंसिटी। क्लियर, नॉर्मल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय G विल गिव यू द वेट डेंसिटी। आसान भाषा में नॉर्मल डेंसिटी बताती है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कितना मास है, वेट डेंसिटी बताती है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कितना वेट है। और वेट कैसे निकालते हैं, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये नॉर्मल डेंसिटी, मास डेंसिटी जो बता रही है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या मास है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या वेट है, क्या फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ठीक है। अब यहां जो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर मास डेंसिटी नहीं दी हुई, वेट डेंसिटी दी हुई है। सर कैसे पता चला, इसके यूनिट से पता चला। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज में भी आपको यह बात मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाई है कि FPS सिस्टम के अंदर, FPS सिस्टम के अंदर जो पाउंड है, ये P स्टैंड फॉर पाउंड, F स्टैंड फॉर फीट, S स्टैंड फॉर सेकेंड, P स्टैंड फॉर पाउंड। और पाउंड मास का यूनिट नहीं होता, वेट का यूनिट होता है। पाउंड मास का यूनिट नहीं होता, वेट का यूनिट होता है। और वेट और मास अलग चीजें। अगर आप गूगल करोगे तो आपको कई जगह पे लिखा मिलेगा पाउंड मास और वेट का यूनिट है, वो गलत लिखा हुआ है। मास अलग चीज है। देखो मेरे अंदर जो कुछ मौजूद है ना, खून है, हड्डियां हैं,
जो भी चीज़ है, जो भी XYZ चीज़ है, ज़्यादा बायो नहीं आती मुझे इतनी, जो भी कुछ है उन सबको ऐड कर, वो मास है। मैं यहाँ रहूँ, चांद पे जाऊँ, मार्स पे जाऊँ, जुपिटर पे जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, किसी भी प्लेनेट पे चला जाऊँ, मेरा मास इतना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है मैं चांद पे जाऊँगा तो चांद पे जाने की खुशी में मेरा मास 2 किलो बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, 2 किलो खून थोड़ी बढ़ जाएगा। वेट वो ताकत है जो अर्थ मेरे ऊपर लगा रहा है ताकि मैं अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वो अगर मैं पोल पे हूं तो कुछ और है, अगर मैं इक्वेटर पे हूं तो कुछ और है, मून पे जाऊंगा तो 6 गुना कम हो जाएगा अर्थ के मुकाबले में, जुपिटर पे जाऊंगा तो 25 गुना बढ़ जाएगा अर्थ के मुकाबले में। तो वेट इज समथिंग एल्स एंड मास इज समथिंग एल्स। तो पाउंड यूनिट किसका है? वेट का। तो आपको यहां पे वेट डेंसिटी दी हुई है कि 1 फीट क्यूब पानी का, 1 फीट क्यूब क्या है? 1 फीट लेंथ, 1 फीट ब्रेथ, 1 फीट हाइट का अगर क्यूब लिया जाए, 1 फीट क्यूब वाटर का जो वेट है वो कितना है? 62.4 पाउंड्स वेट डेंसिटी, जो कि न्यूटन में था ना 10,000 न्यूटन, वो यहां कितना आ रहा है? 62.4 पाउंड्स। सेट हो गया। अच्छा, 1 मीटर क्यूब का यहां पे 10,000 न्यूटन था, यहां 1 फीट क्यूब का 62.4 पाउंड आ रहा है। और मैंने बताया था नॉर्मल डेंसिटी से वेट डेंसिटी में कैसे जाते हैं? जी से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब मेरे बच्चे, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, गौर से सुनना, अगर मैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी जगह पे मैं वेट डेंसिटी लिख सकता हूं वाटर की, हाँ या ना? लिख सकता हूं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को, ये नॉर्मल डेंसिटी है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम को, अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? वेट डेंसिटी बन जाएगा। तो अब थ्रस्ट जो इस पे लग रहा है वो कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, यानी कि 3.06 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई बाय वेट डेंसिटी। और वेट डेंसिटी क्या दी हुई है? 62.4 पाउंड पर फीट क्यूब। तो भाई यहां का यूनिट आ गया पाउंड पर फीट क्यूब। तो ये फीट क्यूब था ना, इसका यूनिट फीट क्यूब था, अपॉन में फीट क्यूब से फीट क्यूब मर गया, तो क्या आ गया? पाउंड। अब थ्रस्ट की यूनिट क्या आ रही है? पाउंड। और पाउंड यूनिट किसका है? फोर्स का। एफपीएस में फोर्स की यूनिट क्या होती है? पाउंड होती है। क्लियर हो गया भाई साहब ये सब कुछ? अब यहां से हम अब थ्रस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3.06 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 62.4, 1909,440 1909,440 पाउंड। ये अब थ्रस्ट लग रहा है इस कंडीशन में। समझ आती है? देखो भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है नए कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए पुराने लेक्चर्स के साथ इनको मर्ज नहीं किया था, अलग से करा रहा हूं ताकि चीजें सेटल हो जाए आराम से। देखो भाई पहला सवाल इसने जो पूछा था ना, 2 सवाल है एक सवाल में। पहला सवाल इसने पूछा था कि कितना पानी डिस्प्लेस होगा। बेसिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स होगा उतना ही पानी आपके पास क्या होगा जनाबे वाला? डिस्प्लेस होगा। तो हमने देख लिया कि हमारे पास कितना सॉलिड इमर्स हुआ, इतना सॉलिड इमर्स हुआ तो इतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। वो कैसे निकाला? उसने कहा 3 फीट बाहर है, तो भाई 30 जो इसकी विड्थ थी, 85 जो इसकी लेंथ थी, और 12 अंदर चला गया। टोटल डेप्थ 15 थी ना, 15 में से 12 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया तो बाकी 12 बच गया। 15 टोटल था, 3 बाहर है, 12 अंदर होगा फिर, ठीक है? तो ये आ गया सही। अब मुझे अब थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? वी रो जी। वी से मुराद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, एक ही बात है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि नॉर्मल वाली डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, नॉर्मल डेंसिटी से वेट डेंसिटी में कैसे जाते हैं? जी से मल्टीप्लाई करके। नॉर्मल डेंसिटी क्या है भाई? यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है। वेट डेंसिटी क्या है? यूनिट वॉल्यूम का वजन कितना है, वेट कितना है। तो ऐसे आ जाएंगे। अब यहां पे आपको जो गिवन था, गिवन के अंदर ये वेट डेंसिटी गिवन है कि 1 फीट क्यूब का 62.4 पाउंड वेट होता है, क्योंकि एफपीएस के अंदर जो पाउंड है वो किसकी यूनिट है? वेट की है। तो मैंने कहा अगर मैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों की जगह पे वेट डेंसिटी लिखी जा सकती है। तो भाई ये आ गया, ठीक है? ये ऊपर से आया एज इट इज और ये आ गया, और ये हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, ठीक है? अब हमसे जो आगे चीजें पूछ रहे हैं ना, वो टन्स के अंदर पूछ रहे हैं। वॉट लोड इन टन्स। अच्छा, टन क्या है? ये भी आपके पास एक फोर्स का यूनिट है, एक लार्जर यूनिट है। जैसे पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, लेकिन हमारे घर में जो मोटर्स लगी होती हैं जो पानी खींचती हैं हमारे अंडरग्राउंड टैंक के लिए, ओवरहेड टैंक के लिए, उसको हम हॉर्स पावर में लेते हैं। हॉर्स पावर एक लार्जर यूनिट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी का यूनिट होता है, लेकिन जूल ऐसा यूनिट है, जूल एक लार्जर यूनिट है, ठीक है? सिमिलरली
टन जो है वो एक बड़ा यूनिट है फोर्स को नापने के लिए। तो एक टन में 2000 पाउंड होते हैं, ठीक है, 2000 पाउंड एक टन में होते हैं। तो अगर मैं इसको टन में कन्वर्ट करूंगा, टन में कैसे कन्वर्ट करूंगा भाई, एक टन में 2000 पाउंड है, टन से पाउंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, पाउंड से टन में आना है तो डिवाइड कर देंगे। तो U विल बी इक्वल टू 1909,440 डिवाइडेड बाय 2000। एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा तकरीबन 954.72 टन। नजर आ रहा है पीछे से अच्छा टन गायब हो गया, 954.72 टन के करीब ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। राउंड ऑफ कर लोगे तो तकरीबन क्या बन जाएगा, 955 टन। सीखा क्या आपने अभी तक? इसके ऊपर अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, 955 टन का अपथ्रस्ट लग रहा है। पानी कितनी ताकत लगा रहा है, 955 टन। अब पढ़ो दोबारा से जरा, सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट लोड इन टन्स विल द बार्ज कंटेन अंडर दीज कंडीशन इफ द एम्प्टी बार्ज वेज 160 टन इन ड्राई रॉक। समझना, अगर ये कश्ती खाली होती तो इसका वजन कितना था, 160 टन। अगर ये कश्ती खाली होती तो इसका वजन कितना है, 160 टन लिखा हुआ है। अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है 955 टन का ऊपर। और अगर ये कश्ती खाली होती है तो इसका वजन कितना है, 160 टन। अगर आप चाह रहे हो कि कश्ती यहीं पे रहे, कश्ती इस जगह पे रहे, तो मेरे बेटे कश्ती को यहां रोकने के लिए आपको इसके ऊपर लोड डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर लगने वाली फोर्स ज्यादा है और नीचे वाली फोर्स कम है। अगर लोड नहीं डाला तो कश्ती यहां रुकी नहीं रहेगी, कश्ती क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। कश्ती को अगर यहां पे रोके रखना है तो आपको जो 955 और 160 में जितना डिफरेंस है उतना लोड यहां पे ऐड करना पड़ेगा। तो जो ये लोड कंटेन करेगा, इस कंडीशन के अंदर जो ये लोड कंटेन करेगा वो कैसे आएगा, 955 माइनस का 160 माइनस कर देंगे तो क्या आ रहा है, 795 टन, यानी कि तकरीबन 800 टन। 800 टन का लोड ट्रांसफर, ये तकरीबन किया है 795 टन, वरना एक्चुअल आंसर है। और एक्चुअल निकालना है तो 954.72 यहां रखना और उसमें से माइनस कर देना 160 को, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, समझ आती है बात की, 954.72 में से माइनस करना 160। मैं फिर समझा रहा हूं, देखो पहले आपने अपथ्रस्ट निकाला, अपथ्रस्ट कितना आ रहा है, तकरीबन 955 टन का अपथ्रस्ट लग रहा है इस पे। इस खाली कश्ती का वजन कितना है, 160 टन, ड्राई रॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ड्राई रॉक्स में खाली, जहां पे कोई पानी वानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर तो वेट कम हो जाता है ना भाई, थोड़ा सा अपेरेंट वेट कम हो जाता है, ठीक है, अपथ्रस्ट की वजह से 160 टन। अब ये कह रहा क्या है, अंडर दीज कंडीशंस। अंडर दीज कंडीशंस का मतलब ये है कि जो सवाल की कंडीशन है ना कि 3 फीट कश्ती बाहर होगी, बाकी 12 फीट अंदर होगी, इसी कंडीशन को मेंटेन करते हुए बताओ ऊपर कितना लोड रखा जाएगा। तो जाहिर है आपको यहां लोड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर हो जाए, तो यहां पे ये रहेगा एज इट इज। तो आपने 955 में से 160 को माइनस किया, तकरीबन कितना आ रहा है, 795 टन। 795 टन या 800 टन का वजन आप यहां पे रख सकते हो, तब जाके इसी हालत में ये कश्ती आपकी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज अगर इससे कम वजन रखोगे तो ऊपर आ जाएगी, इससे ज्यादा वजन रखोगे तो ये 3 फीट बाहर नहीं होगी, 3 फीट से कुछ कम फिर बाहर होगी, जहां जाके वो अपथ्रस्ट और वेट मैच होगा। ठीक है, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अच्छा मेरा बेटा, आगे बढ़ने से पहले ये जिस तरह का क्वेश्चन अभी हमने एक सॉल्व किया है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर। एक रेक्टेंगुलर बोट है जो कि 4 मीटर वाइड है, 8 मीटर लंबी है और 3 मीटर डीप है। हाउ मच वाटर विल इट डिस्प्लेस इफ द टॉप स्टेज 1 मीटर अबव द वाटर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 वो वॉल्यूम होगा जो अंदर जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बाहर है, तो उससे आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, What load will the boat contain under these conditions? If the empty boat under these conditions का मतलब है, कंडीशन यही रहनी चाहिए कि 1 मीटर बाहर है और 2 मीटर अंदर है। तो आप अपथ्रस्ट कैलकुलेट करोगे। अपथ्रस्ट के लिए आपको यहाँ वेट डेंसिटी दी हुई है, वेट डेंसिटी ना भी दी जाए, नॉर्मल डेंसिटी देगा तो जी से मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंपल है। उसने वेट डेंसिटी खुद ही दे दी आपको यहाँ पे। अपथ्रस्ट आ जाएगा, अपथ्रस्ट में से जो इसका एक्चुअल वेट है उसको माइनस कर दोगे तो बाकी का जो बचा हुआ न्यूटन में वेट है वो आपको इस बोर्ड पे रखना पड़ेगा, ताकि वो इस कंडीशन को मेंटेन रखे, वरना वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि अपथ्रस्ट ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है भैया, ये कर लोगे। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, मैंने इसके आंसर आगे मेंशन कर दिए हैं, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो मेरा बेटा, एक सवाल और आपके सामने मेंशन है, कहता क्या है,
अ कैनाल लॉग गेट इज 20 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डीप। कैनाल आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी अंग्रेज़ों के ज़माने से जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन मतलब जो ज़मीनों को, फसलों को पानी दिया जाता है, वो कैनाल सिस्टम के तहत होता है। अब कैनाल के अंदर जब बारिश होती है तो जगह पे पानी स्टोर हो जाता है, उसका आगे गेट होता है, वो गेट ओपन किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना फ्लो कराना है, उसके तहत वो गेट ओपन किया जाता है तो उससे पानी निकलता है आपका। तो कैनाल लॉग गेट जो है ना, दिस इज 20 मीटर वाइड, ऐसे 20 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर डीप है। कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। पहले अगर मैं इसकी यहाँ पे एक डायग्राम सी बना के दिखा दूँ आपको, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे एक कैनाल गेट लगा हुआ है, ठीक है, ये कैनाल गेट है हमारे पास इधर। इस कैनाल गेट की जो आपके पास डेप्थ है वो कितनी दी हुई है, 20 मीटर, और ये ऐसे चौड़ा कितना है, 20 मीटर वाइड है या 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई कैनाल होगी जिसको ये लॉक करके बैठा हुआ होगा, यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे बच्चे, ये कैनाल लॉक गेट है, दिस इज 20 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डीप, कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। इसके ऊपर क्या थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, क्या फोर्स एक्ट कर रही है। जाहिर है फोर्स तो लग रही होगी ना सर, फोर्स क्यों लग रही होगी, गुड क्वेश्चन। यहां अक्सर बच्चे के ध्यान में सवाल आता है सर फोर्स क्यों लग रही होगी। मैंने आपको अभी स्टार्ट में रिवाइज करते हुए भी बताया था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, जाहिर है अगर ये कैनाल है, गेट बंद है तो ये स्टैटिक है, मूव तो नहीं कर रहा होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, ऐसे ही है। और मैंने ये बताया था कि जो प्रेशर होता है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, मतलब जितना नीचे उतना ऊपर, उतना यहाँ उतना यहाँ। तो होगा क्या, आपके पास यहाँ पे भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, ये पॉइंट समझ आ रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। सर ये आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते क्यों जा रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे कि ऊपर प्रेशर मिनिमम होता है, जैसे जैसे नीचे आते हो प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता जाता है। नहीं समझे भाई, ऊपर टॉप पे प्रेशर P0 है, अगर यहाँ पे प्रेशर मेरा बेटा P0 है तो यहाँ बॉटम पे आते आते कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो GH के बराबर। हमने पढ़ी है ये बात पहले लेक्चर में कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो प्रेशर लीनियरली इंक्रीज करता है विद द डिस्टेंस जो आपने नीचे आते हुए कवर किया होता है, प्रेशर बढ़ रहा होता है, लीनियर इंक्रीमेंट आ रहा होता है। हमने उसकी बाकायदा ग्राफ टाइप भी देखा था और पूरा डिटेल से समझा था स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अच्छा ये समझ में आती है बात। अब आपने क्या बताना है कि क्या थ्रस्ट इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, आगे उसने आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दे दी, ठीक है जनाब, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो भाई साहब, हमें ये बात पता है कि मुझे फोर्स निकालनी है और मेरे पास जो फॉर्मूला होता है ना प्रेशर का, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, थ्रस्ट इज बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स, तो परपेंडिकुलर फोर्स या जो थ्रस्ट, अब थ्रस्ट की बात नहीं हो रही, थ्रस्ट की बात हो रही है परपेंडिकुलर फोर्स की, वो बराबर हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया के। अगर मुझे ये पता चल जाए इस पॉइंट पे क्या प्रेशर लग रहा है तो मैं उसको एरिया से, इस गेट के एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्स आ जाएगी, थ्रस्ट आ जाएगा। अब दो सवाल, पहला सवाल, सर यहां पे क्यों निकाल रहे हैं, ऊपर या नीचे क्यों नहीं निकाल रहे। इसलिए मेरा बच्चा, क्योंकि ऊपर जो फोर्स होगी, थ्रस्ट होगा, वो मिनिमम होगा, सबसे नीचे जो थ्रस्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। यहां पे मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि ये एवरेज वैल्यू कंसीडर करूंगा। भाई साहब अगर यहां पे मिनिमम वैल्यू है, यहां मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं ताकि बेसिकली वो यहां नहीं, एक एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, समझो। यहां पे मिनिमम फोर्स, यहां मैक्सिमम फोर्स, मैं चाह रहा हूं इस पूरे कैनाल लॉक गेट के ऊपर जो एक एवरेज थ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो बता दूं। समझ आ गई बात की, ठीक है। एवरेज तो हर एक पे अप्लाई हो जाएगा ना, इसलिए मैंने यहां सेंटर में बनाया इसको। एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो अगर मुझे यहां पे एवरेज प्रेशर निकालना है, टॉप का प्रेशर पता है P0 है, बॉटम का प्रेशर पता है कितना है, P0 प्लस रो GH। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मुझे एवरेज प्रेशर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो GH डिवाइड बाई 2, क्योंकि मुझे पता है ऊपर से नीचे आते हुए प्रेशर लीनियरली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा 2P0 प्लस रो GH, एलसीएम ब्रेक कर दिया तो ये हो जाएगा 2/2 हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, मर गया। यानी कि इधर से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसको मैं P1 कह देता हूं। P1 इज द एवरेज प्रेशर जो यहां से एक्सर्ट हो रहा है, वो कितना आ रहा है, P0 प्लस हाफ रो GH के बराबर। समझ आ गया। सर यहां से एग्जिट होने से क्या मुराद है, क्या वहां से भी एग्जिट हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा बच्चे। यहां पे भी प्रेशर एग्जिट हो रहा होगा P2। सर यहां पे क्यों एग्जिट हो रहा होगा,
मेरा बेटा क्या यहाँ पे फ्लूइड नहीं है? नहीं सर, पानी तो यहाँ है। बिल्कुल सही। तो मेरा बेटा यहाँ पे एयर होगी या नहीं होगी? और एयर का जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पी नॉट यहाँ पे क्यों है? एयर की वजह से। ये पी नॉट क्यों दिख रहा है? एयर की वजह से। भाई ऊपर से नीचे आते हुए जो फ्लूइड की वजह से प्रेशर बढ़ा है वो तो रोजी एच है। एयर का प्रेशर खुद का कितना है? पी नॉट। इसका मतलब यहाँ पे P2 बराबर होगा किसके? पी नॉट के। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां पे नीचे आते हुए आपने एवरेज क्यों नहीं लिया? इसलिए कि एयर जो है उसका हाइट से, इतनी छोटी सी हाइट से प्रेशर इतना जल्दी वेरी नहीं करता, इतनी जल्दी वेरी नहीं करता प्रेशर, ठीक है। इसलिए यहां हमने क्या ले लिया? पी नॉट ले लिया। चाहो तो यहां भी पी नॉट है, यहां भी पी नॉट है। पी नॉट प्लस पी नॉट 2 नॉट डिवाइड बाई 2 करेंगे, पी नॉट ही आ जाएगा, क्योंकि एयर का प्रेशर इतनी तेजी से वेरी नहीं करता। हाँ, कोई बहुत बड़ी हाइट है, जैसे एरोप्लेन में आप जाते हो, बहुत ऊपर चले गए, वहां जाके शायद वेरी कर जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात की? अब मुझे क्या करना है? मुझे थ्रस्ट निकालना है। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट बराबर होगा किसके? डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय एरिया के। डेल्टा पी क्या है? जो यहां का प्रेशर है माइनस यहां का प्रेशर। तो कैसे निकालेंगे भाई? P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय ए के बराबर। P1 वो पानी का प्रेशर जो यहां लग रहा है एवरेज, P2 जो एयर का एवरेज प्रेशर यहां लग रहा है। तो P1 कितना दिया हुआ है? P नॉट प्लस हाफ रो जी एच माइनस P2 कितना है? P नॉट। P नॉट के बराबर आ गया। भाई ये P नॉट कैसे आया? इधर भी P नॉट है, इधर भी P नॉट है। ऊपर से नीचे आते हुए एयर का प्रेशर इतना तेजी से नहीं बढ़ता, तो एवरेज प्रेशर P नॉट ही ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय एरिया। P नॉट से P नॉट मर गया, क्या बन रहा है? हाफ रो जी एच मल्टीप्लाई बाय ए। सॉल्व कर लेंगे अब इसे, थ्रस्ट निकाल रहे हैं। हाफ डेंसिटी कितना दी हुई है पानी की भाई? 1000। जी कितना होता है? 9.8। एच कितना है? हाइट कितनी है भाई? 10 है। मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया कैसे आएगा भाई? इसका गेट 20 मीटर वाइड है और 10 मीटर डीप। 20 मीटर वाइड, 10 मीटर डीप, तो क्या हो जाएगा भाई? 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 10 हो गया ये, ठीक है। सॉल्व कर लो। 9.8 आ गया मेरे बच्चे एज इट इज। 3 0 4 0 5 0 6 0। 9.8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। यानी कि इसके ऊपर जो थ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो कितना है? 9.8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन वो थ्रस्ट है जो इस गेट के ऊपर एक्ट कर रहा है। सेट है? समझ आती है बात की? अगर आपसे सिर्फ एवरेज प्रेशर पूछता, गौर से सुनना, अगर आपसे सिर्फ एवरेज प्रेशर पूछता जो यहां पे एक्ट कर रहा है इस पे, तो एवरेज प्रेशर जो आप निकालते हैं ना वो हो जाता है आपका डेल्टा पी के बराबर। नेट प्रेशर जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, नेट प्रेशर जो इस पे एक्ट कर रहा है, प्रेशर डेल्टा पी। तो डेल्टा पी क्या हो जाता है? P1 माइनस का P2, ठीक है, नजर आ रहा है ना? डेल्टा पी क्या हो जाता है बच्चे? P1 माइनस का P2, और P1 कितना था आपके पास? P नॉट प्लस हाफ रो जी एच के बराबर, माइनस P2 कितना है? ये और ये मर जाता, हाफ रो जी एच। ये कितना था भाई? रो कितना है आपके पास? 1000 है। जी कितना है? 9.8 है। वो कितने आपके पास आगे? 10 है। क्लियर है? और ये हाफ रो जी एच क्यों आया? इधर का और इधर का प्रेशर अलग अलग है, तो मैंने एक एवरेज प्रेशर निकाला है इस पूरे कैनाल गेट के थ्रस्ट निकालने के लिए। सेट है मेरा बेटा? ठीक है, यहां तक की हमें सारी कहानी अच्छे से समझ में आती है। कॉपी कर लो। एक लास्ट सवाल अटेम्प्ट करते हैं एंड देन वी आर डन विद द न्यूमेरिकल्स। अब देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास आखिरी सवाल है हमारे इस फ्लूइड स्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 5 का, ठीक है। सवाल पहले मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है। कहता है टैंक इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप। 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर उसकी डेप्थ है, गहराई है। इट इज फिल्ड टू द ब्रिम। ब्रिम कहते हैं बिल्कुल लेवल पे आ जाना, ठीक है। बिल्कुल अगर ऊपर तक भर जाएगा ना तो वो ब्रिम है, किनारे तक, विद पैराफिन, ठीक है। पैराफिन एक मटेरियल दिया हुआ है जिससे आपने इसको भर दिया। डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस। देखो भैया, अगर ये मिसाल के तौर पे, ये इसकी बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, अगर ये इस तरह का सिलेंडर है, इसको मैं पूरे ऊपर तक पानी भर दूंगा तो यहां बॉटम पे कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। क्यों भाई? ये वेट है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने यही काम करना है। तो भाई हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है जो बेस पे लग रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। पहले जरा इसकी डायग्राम भी देख लो ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए थोड़ी सी। ये मेरा बेटा हमारे पास कुछ इसकी एक रफ सी डायग्राम है, ठीक है।
आपको ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो इसकी डेप्थ है ये कितना डीप है भाई, ऐसे 2 मीटर डीप है, और इसकी ये कितना दिया हुआ है, ये वाइड कितना है, 3 मीटर वाइड है, और ये ऐसे 4 मीटर लंबा है, ठीक है, लेंथ इसकी दे दी। अब आपको कहता क्या है कि आपने मेरा बेटा क्या बताना है, बेस के ऊपर क्या प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। बेस के ऊपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, समझो जरा भाई। बेस कौन सी साइड होती है, ये साइड है मेरा बेटा हमारी बेस, ऐसा ही है ना, ये आपने पूरा यहां तक पैराफिन भरा हुआ है। बेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कैसे निकालेंगे, ये प्रेशर लग रहा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ऊपर से नीचे की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी, हमें पता है ऊपर से नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा होगा भाई, वेट होगा ना, यहाँ जो मटेरियल पैराफिन भरा हुआ है उसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अपॉन में आ जाएगा एरिया, किसका, इस बेस का एरिया जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, ठीक हो गया। अच्छा, वेट कैसे निकालते हैं भाई, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपॉन में आ गया एरिया। मास आपको कहीं गिवन है, नहीं गिवन। मास अगर नहीं गिवन तो मास की जगह मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, और आगे जी एज इट इज आ गया, अपॉन में आ गया एरिया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस पूरे पैराफिन का वॉल्यूम जो इस जगह के अंदर मौजूद है, आपको कहा हुआ है कि पूरे ब्रिम तक भरा हुआ है, यानी कि यहां तक भरा हुआ है, तो वॉल्यूम कैसे आएगा भाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से आपको पूरे पैराफिन का वॉल्यूम मिल गया। मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी आपको गिवन है 800, इससे आपने कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ पैराफिन कितना है इसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है मेरे बच्चे, 9.8 के बराबर है, ठीक है। आसानी के लिए भले इसको तुम 10 करना चाहो 10 कर लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा सा, सही, सिंपल 10 कर लो। विदाउट कैलकुलेटर करना है तो कैलकुलेटर के साथ तो 9.8 ही लेंगे। अपॉन में एरिया, एरिया जाहिर है बेस का जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, भाई जो वेट है वो ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 3। मुझे कैसे पता चला कि ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, सवाल में लिखा हुआ है 4 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर वाइड है, 2 मीटर डीप है, तो ये डेप्थ है। डेप्थ हमेशा ऐसे आएगी, हाइट डेप्थ, ठीक है। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 8 2 जा 16 और आगे 3 0, 16,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये प्रेशर है जो कहां पे एक्ट कर रहा है, ऑन द बेस, ठीक है मेरा बच्चा। आगे कहते हैं व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन द बेस। थ्रस्ट से क्या मुराद है, जो फोर्स लग रही है, ठीक है। थ्रस्ट से क्या मुराद है, जो फोर्स लग रही है। फोर्स कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अभी निकालना सीखा था, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। यहां पे जो फोर्स लग रही है यानी कि जो वेट है ना एक तरह से पैराफिन का, वो आपसे मालूम कर रहा है भाई। थ्रस्ट कौन सी फोर्स है, वेट वाली फोर्स है बेस के लिए, ठीक है। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है, 16 × 10 पावर 3 दिया हुआ है, और इसका एरिया कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। अगर मैं 16 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 192 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 न्यूटन। ये फोर्स है जो कहां पे एक्ट कर रही है, बेस के ऊपर। मैंने थ्रस्ट भी कैलकुलेट कर लिया और मैंने जो प्रेशर था वो भी कैलकुलेट कर लिया। चेक कर लो, यहां तक क्लियर है, ठीक है मेरा बेटा। जो हमसे पूछी गई थी 2 चीजें वो हमने दोनों कैलकुलेट कर ली। यहां पे हमारा जो फ्लूइड स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने थे सारे, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। अब जो हमारा आगे का लेक्चर होगा, लेक्चर 6, लेक्चर 7, उसमें हम हमारा सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। बहुत सारे जो डेली लाइफ के फिनोमिनाज होते हैं ना, कि फॉलिंग रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होते हैं, जो पेंट करने वाला ब्रश होता है उसे पानी में डाल के निकालो तो उसके सारे बाल हेयर्स आपस में चिपक क्यों जाते हैं, वो सब का सब फिनोमिना हम वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो मुझे आपने बताना है कि आपने कोई नई चीज़ सीखी या नहीं सीखी।